चार महान देवता एक साथ इस दुनिया में उतरते हैं। सभी एक ही लड़के को अपना अनुयायी चुनते हैं। जब सबको लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल होगा, तभी वो लड़का उन सब के चेहरे पर एक एक मुक्का मारता है और फिर सभी देवताओं द्वारा त्याग दिया गया एक दिव्य अस्त्र बन जाता है। इस वक्त वो लड़का अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और अपने सामने हो रही चीजों को यकीन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किताबों के अनुसार अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर कदम रखने और प्राचीन पत्थर को छूने के बाद सिर्फ एक देवता पवित्र रोशनी में नहाया हुआ प्रकट होता है, जो आपको अपने अनुयायी के रूप में चुनता है और आपको एक क्लास देता है। उसके बाद से आप उस देवता का पालन करेंगे, राक्षसों को मारेंगे और उनकी हार्ट फायर का बलिदान देंगे। अभी युद्ध की देवी उसकी तरफ घमंड से देख रही है। अवेकेंड वन, मैंने तुम्हारी लगन और भक्ति को महसूस किया है। मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें एक योद्धा का गौरव दूंगी। तुरंत प्राचीन पत्थर से एक भूरी रोशनी निकलती है और हवा में एक टूटी हुई तलवार का टोटेम धीरे धीरे प्रकट होता है। लड़के के सामने दिखता है। पहला ऑप्शन, युद्ध की देवी का अनुयायी बनो, एक डी रैंक योद्धा बनो। बेसिक स्किल्स, ब्लॉक, थ्रस्ट। टैलेंट, स्किल कुछ नहीं। ये देखकर जैंडर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सर हिलाता है, फिर अपनी नजर उसके बगल में खड़े दूसरे देवता पर डालता है। अगले ही पल एक काली तलवार जैसा टोटम अचानक आकाश को चीरता हुआ जैंडर की गर्दन पर आ जाता है, जो एक धमकी और वॉइड की भयानक शक्ति का प्रदर्शन दोनों लगता है। दूसरा ऑप्शन, वॉइड स्पिरिट का सेवक बनो, एक एस रैंक शैडो असैसिन बनो। टैलेंट, शैडो स्ट्राइक, किसी भी बैरियर की रुकावट को नजरअंदाज करो, दूर से टारगेट के पीछे टेलीपोर्ट होकर एक घातक वार करो। उसी समय अवेकनिंग प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े सभी दर्शकों की मजाकिया नजरों के बीच प्राचीन पत्थर से अचानक एक बार फिर चमकदार बैंगनी रोशनी फूट पड़ती है। जो भीड़ कुछ पल पहले बातें कर रही थी, वो तुरंत शांत हो जाती है। सभी इस दृश्य से हैरान थे। बैंगनी रोशनी, ये तो एक एस रैंक कॉम्बैट क्लास का खास निशान है। प्रिंसिपल रोलैंड टेबल पर जोर से मारते हैं और अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। उनका चेहरा लाल हो जाता है और वो उत्साह से चिल्लाते हैं, शाबाश लड़के, ये यकीनन एक एस रैंक क्लास है। मैंने कहा था ना, ये बूढ़ा आदमी कभी बेकार की बातें नहीं करता। उसी समय अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर रखा प्राचीन पत्थर एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठता है और इस बार ये एक नारंगी रोशनी का स्तंभ है जो सीधे आसमान में जा रहा है। जैंडर का तीसरा क्लास ऑप्शन, 3 देवताओं ने उसे चुना है। इस पल वेन्यू में मौजूद हर कोई अपनी जगह जम जाता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, इस घटना का। जैंडर, जो अवेकनिंग रिचुअल के बीच में है, उसने एक बार फिर अपना सर हिलाया है। तीसरा देवता एक बूढ़ा आदमी है, जिसके हाथ में एक छड़ी और बर्फ जैसे सफेद बाल हैं। उसकी हड्डी जैसी छड़ी के ऊपर नीली आग की लपटें जल बुझ रही हैं। बूढ़ा आदमी जैंडर को थोड़ी सराहना के साथ देखता है। अवेकन्ड वन, मैं नेदर वर्ल्ड का राजा हूं। मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की शक्ति दूंगा। कितना रोबदार लहजा है, सैंडर मन ही मन सोचता है। ऐसा लगता है कि देवताओं में भी दर्जे होते हैं। अगले ही पल एक लाइन प्राचीन सफेद टेक्स्ट की उसके सामने तैरने लगती है। तीसरा ऑप्शन, नेदर वर्ल्ड के राजा के सामने झुक जाओ, एक ट्रिपल एस रैंक अनडेड स्कल्ज बनो। बेसिक स्किल्स, अनडेड समनिंग, बोन सब्स्टिट्यूट, डेथ ब्लूम। टैलेंट स्किल, अंडरवर्ल्ड एनवॉय, नेदरवर्ल्ड के राजा के अधीन बन जाओ, बिना किसी सीमा के अनडेड सेवकों को समन करो। इस पल अवेकनिंग प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि प्राचीन पत्थर से तुरंत एक नारंगी रोशनी निकलती है जो आसमान की तरफ जाती है और अवेकनिंग सेरेमनी प्लाजा के ऊपर अरबों की अनडेड सेनाएं अचानक प्रकट हो जाती हैं, पूरे ड्रैगन एम्पायर के आसमान में, जिससे ड्रैगन एम्पायर के सभी बड़े अधिकारियों को तुरंत चेतावनी मिल जाती है। इस वक्त ड्रैगन्स कीप नाम के एक गुप्त मिलिट्री जोन में मेडल से भरी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी ये सब तेज नजर से देख रहा है। जनरल मॉर्गन, अच्छा हुआ तुमने जल्दी से काम किया और इस दृश्य को समय रहते सील कर दिया, वरना यह घटना अब तक पूरी दुनिया में फैल चुकी होती। उसके पास खड़ा व्यक्ति, जिसे उसने जनरल मॉर्गन कहा, अब पसीने से पूरी तरह भीग चुका है और हाँफ रहा है। जनरल मॉर्गन की क्लास एलिमेंटल इल्यूशनिस्ट है। ड्रैगन एम्पायर के पहले दर्जे के देश रक्षक जनरल्स में से एक होने के नाते उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि इस घटना को ड्रैगन एम्पायर की सीमाओं के अंदर ही रोका जा सके, वरना ये घटना पूरी दुनिया में फैल जाती। कमांडर स्टर्लिंग, आखिर किसने इतनी भयानक घटना को अंजाम दिया है?
जनरल मॉर्गन अपनी सांस संभालते हुए पूछता है। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बस हल्का सा सर हिलाता है। मैंने पहले ही जांच के लिए लोगों को भेज दिया है। वो जो कोई भी हो, मिलिट्री तुरंत उसकी रक्षा करेगी। इस बीच 4 बड़े गिल्ड्स के नेता फर्स्ट एकेडमी के अवेकनिंग सेरेमनी की तरफ तेजी से जा रहे हैं। आखिरकार ड्रैगन एम्पायर अपने दूसरे नेक्रोमांसर का स्वागत करने वाला है। ये एक दिल दहलाने वाली घटना है। यहाँ तक कि बड़ी एकेडमीज के प्रिंसिपल्स भी यहाँ दौड़े चले आए हैं। फिर भी जैंडर, जो अवेकनिंग रिचुअल के बीच में खड़ा है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसने बाहर की दुनिया में कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। वो दिव्य बुधा जो हड्डी की चड़ी पकड़े हैं, खुद को नेदरवर्ल्ड का राजा कहता है। उसने जो ऑप्शन दिया है वो बेहद आकर्षक SSS रैंक क्लास अनडेड आउज है। ड्रैगन एम्पायर का पिछला नेक्रोमांसर सिर्फ SS रैंक का था। तीसरा ऑप्शन चुनने का मतलब होगा एक शानदार शुरुआत करना। फिर भी जैंडर एक बार फिर धीरे से अपना सर हिलाता है। वो आखिरी देवता को देखना चाहता है। पिछले 3 देवताओं की शानो शौकत के मुकाबले ये चौथा देवता एक टूटे फूटे भिखारी जैसा दिखता है। फिर भी जैसे ही ये भिखारी बोलता है, जैंडर का पूरा शरीर कांप उठता है। क्या तुम भी अजोर स्टार से आए एक ट्रांसमिग्रेटर हो? जैंडर की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सवाल पूछ पाता, वो टूटी हुई आकृति जल्दी से बोलती है, किसी भी देवता का पालन मत करना। ये सब देवताओं की एक साजिश है। हम सब उनके मोहरे हैं, बलि हैं। देवताओं को भी मारा जा सकता है और हम खुद देवता बन सकते हैं। फिर उस टूटी हुई आकृति का शरीर अचानक धीरे धीरे गायब होने लगता है। अगले ही पल उसके सामने एक टेक्स्ट की लाइन दिखती है, चौथा ऑप्शन, देवताओं के तोहफों को ठुकरा दो। एक ऐसे व्यक्ति बनो जिसे सभी देवताओं ने त्याग दिया हो। एक अनजान रैंक की क्लास प्राप्त करो। डिवाइन आर्मामेंट। बेसिक स्किल्स कुछ नहीं, शुरुआती टैलेंट फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। टूटा हुआ होने के बावजूद तुम अभी भी बलिदान प्राप्त कर सकते हो। डिवाइन आर्मामेंट्स अपने द्वारा मारे गए किसी भी राक्षस की हार्ट फायर को खुद को बलिदान दे सकते हैं, जिससे उन्हें उसके गुण मिलते हैं। जैसे ही ये ऑप्शन जैंडर के सामने आता है, उसे एक भयानक चीज का पता चलता है। एक अजीब दृश्य सामने आता है। उन 3 देवताओं के सर के ऊपर 3 हेल्थ बार्स दिखते हैं, जिनका रंग गहरे लाल से काला है। उनकी हेल्थ ट्रिलियंस में मापी जाती है, फिर भी उनके सर के ऊपर साफ दिख रही है। इस पल जैंडर की सोच पूरी तरह से टूट जाती है। तो देवताओं के भी हेल्थ बार्स होते हैं, तो इंसान भी देवता बन सकते हैं। तुरंत जैंडर के दिल में लड़ने का जज्बा उमड़ पड़ता है और इस पल उसके हाथ हल्का सा कांपते हैं। वो तुरंत फ्रैक्चर्ड डिविनिटी टैलेंट का असली महत्व समझ जाता है। असल में इंसान बलिदान प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ देवता ही बलिदान प्राप्त कर सकते हैं। अवेकेंड क्लास के यूजर्स सिर्फ राक्षसों को मार सकते हैं और राक्षस की हार्ट फायर को उस देवता को बलिदान दे सकते हैं जिसका वो पालन करते हैं, ताकि उन्हें नई स्किल्स मिल सकें, क्लास एडवांसमेंट्स और देवता से मिलने वाले दूसरे उपहार। लेकिन एक फ्रैक्चर्ड डिविनिटी फिर भी एक डिविनिटी है, और डिविनिटी होने का मतलब है इन देवताओं के बराबर खड़ा होना, बलिदान प्राप्त करने में भी बराबर होना। इसीलिए डिवाइन आर्मामेंट्स राक्षसों को मारने के बाद किसी देवता को बलिदान नहीं देते, बल्कि खुद को देते हैं, और उन राक्षसों के गुण, टैलेंट और विशेषताएं सब उनकी अपनी हो जाती हैं। भले ही शुरुआत में ये एक बिल्कुल खाली क्लास है, इसमें असीमित विकास की क्षमता है और ये एक सच्चा देवता भी बन सकती है। ये सोचते हुए जैंडर बिना हिचकिचाए डिवाइन आर्मामेंट की तरफ हाथ बढ़ाता है। उसी समय इस होनहार टैलेंट जैंडर को अपनी टीम में लेने के लिए 4 बड़े गिल्ड्स के नेता बेहद अच्छी शर्तें पेश कर रहे हैं। फिर भी जब वो बोल ही रहे होते हैं, अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर प्राचीन पत्थर से रोशनी का एक और स्तंभ आसमान की तरफ जाता है। एक चौथी क्लास विक्टर केन, ब्लैक हॉक गिल्ड का नेता, गहरी सांस लेता है और चिल्लाए बिना नहीं रह पाता। प्राचीन पत्थर ने सच में जैंडर को 4 क्लास ऑप्शंस दिए, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। जैसे ही रोशनी का चौथा स्तंभ आसमान में उठता है, एक भूरा, एक बैंगनी, एक नारंगी, एक काला। ठीक जब सबको लगता है कि वो SSS रैंक अनडेड स्कर्च को चुनेगा, अगले ही पल एक लगभग बुझ चुकी मशाल जैंडर का एक चक्कर लगाकर उसके माथे में समा जाती है। तुरंत पूरे वेन्यू में हंगामा मच जाता है। प्रिंसिपल अचानक अपनी जगह जम जाता है और 4 बड़े गिल्ड्स के नेता दर्शकों की सीट पर हैरान रह जाते हैं। अवेकनिंग सेरेमनी के ऊपर काले बादल के आखिरी निशान को धीरे धीरे गायब होते देख सबकी आंखों में अविश्वास दिखता है। वो सदियों में एक बार मिलने वाली SSS रैंक क्लास थी। जैंडर, यहां से बाहर निकलो, प्रिंसिपल रोलैंड पागलों की तरह चिल्लाते हैं।
एक ही पल में जैंडर सबके पसंदीदा जीनियस स्टूडेंट से एक पराया बन जाता है। अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर चारों देवता और सभी दृश्य धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और अगले ही पल जैंडर प्राचीन पत्थर से एक अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इस पल उसके कान में एक आवाज आती है, सूचना, तुम ट्रायल टावर में प्रवेश कर चुके हो। ये हर पीढ़ी के नए अवेकेंड के लिए आखिरी असेसमेंट है। ट्रायल टावर का हर लेवल एक अलग जगह है। हर लेवल पर रक्षक मॉन्स्टर्स को हराकर ही तुम अगले लेवल पर जा सकते हो। स्टेटस पैनल खोलो, जैंडर धीरे से बोलता है। अवेकेंड लोगों को अपनी क्लास मिलने के बाद वो अपना स्टेटस पैनल देख सकते हैं। फिर जैंडर के सारे डेटा पैनल्स उसके सामने आ जाते हैं। मैं सच में बहुत कमजोर हूं, यहां तक कि जैंडर खुद भी आह भरे बिना नहीं रह पाता। डिवाइन आर्मामेंट क्लास सच में एक खाली स्लेट जैसी है। इसकी शुरुआती 4 गुण कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट सभी के सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। आर्म टैलेंट सबसे नीचे ग्रे, वाइट, ग्रीन, ब्लू से लेकर ऊपर के पर्पल और ऑरेंज ट्रेट्स तक होते हैं। टैलेंट ट्रेट का ग्रेड जितना ऊंचा होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है। फिर भी जैंडर का फ्रैक्चर डिविनिटी ट्रेट खून जैसा अजीब लाल है। हार्ट फायर का बलिदान देकर फ्रैक्चर डिविनिटी को पूरा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है मैंने गलत नहीं चुना। जैंडर अपने दांत पीसता है, फिर अपने पास रखे हथियारों के संदूक से एक भाला चुनता है। तभी ट्रायल टावर के पहले लेवल का रक्षक मॉन्स्टर उसके सामने आता है। नुकीला सर, नुकीले कान और घिनौनी हरी त्वचा। एक इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जिसे गॉबलिन कहते हैं। जैंडर इस तरह के मॉन्स्टर को तुरंत पहचान लेता है। ये जीव अपनी तेज प्रजनन क्षमता से अपनी आबादी बनाए रखते हैं और भले ही ये सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स में से हैं, जैंडर के खाली स्टैट्स के लिए वो लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता। जैंडर अपना भाला कसकर पकड़ता है और सावधानी से कुछ कदम पीछे हटता है। उसके सामने 3 गॉबलिन्स आ जाते हैं और अगर वो उनसे घिर गया तो जैंडर के अभी के कमजोर शरीर के साथ वो तुरंत मारा जाएगा। इस पल जैंडर एक ऊंचे पेड़ से पीठ टिका लेता है। जमीन से निकली विशाल जड़ें उसे एक फायदेमंद ऊंची जगह देती हैं। अब सामने से दौड़ता हुआ गॉबलिन अचानक जैंडर पर हमला करता है। उसके हाथ में एक जंग लगी लोहे की तलवार है। एक झंझनाहट के साथ जैंडर दोनों हाथों से भाला पकड़ता है और ठीक निशाने के साथ गॉबलिन के हाथ से लोहे की तलवार गिरा देता है। फिर मौके का फायदा उठाकर वो जोर से अपना भाला गॉबलिन के शरीर के आर पार कर देता है और उसे वहीं मार देता है। ये देखकर बचे हुए 2 गॉबलिन्स एक साथ जैंडर पर हमला करते हैं। फिर भी वो शांत रहता है, तेजी से कदम बदलकर बचता है और अपने भाले से उनके वार रोकता है। गॉबलिन्स के एक साथ बाएं और दाएं से हमला करने के बावजूद वो न सिर्फ जैंडर को चोट पहुंचाने में नाकाम रहते हैं, बल्कि जैंडर के लगातार रोकने और पलटवार करने से उनके हेल्थ बार्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। 5 मिनट बाद सफेद रोशनी की 3 किरणें जैंडर के सर के ऊपर इकट्ठा होती हैं और उसका लेवल 1 से बढ़ जाता है। इस पल हर गॉबलिन के शरीर पर हल्की आग दिखती है। लगता है ये ही हार्ट फायर है। बिना किसी हिचकिचाहट के जैंडर तुरंत इन हार्ट फायर्स का बलिदान खुद को दे देता है। 3 हार्ट फायर बलिदानों के बाद उसके कान में एक मधुर आवाज सुनाई देती है। डी रैंक टैलेंट ट्रेट सैवेज प्राप्त हुआ। स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 100 पॉइंट्स बढ़ गया। इस पल जैंडर का दिल खुशी से झूम उठता है। पूरे 105 स्ट्रेंथ पॉइंट्स के साथ जैंडर की हमला करने की शक्ति 135 तक पहुंच जाती है। क्या बलिदान प्राप्त करना ऐसा महसूस होता है? जैंडर अनजाने में अपने टैलेंट पैनल में फ्रैक्चर डिविनिटी को देखता है। फ्रैक्चर डिविनिटी इतने शक्तिशाली बलिदान प्रभाव पैदा कर सकती है, तो उन देवताओं का क्या जिनके पास पूरी डिविनिटी है और जो हर दिन अनगिनत अनुयायियों से बलिदान का आनंद लेते हैं? उनके एनहांसमेंट्स कितने भयानक होंगे और वो अपने अनुयायियों को सिर्फ कुछ स्किल्स और क्लास एडवांसमेंट्स ही देते हैं। इस पल जैंडर अपना भाला पकड़ता है और जंगल में आगे बढ़ता है। पहले लेवल की जगह अभी भी बहुत बड़ी है, सिर्फ 2 या 3 गॉबलिन से कहीं ज्यादा। उनके नेता को मारकर ही वो अगले लेवल पर जा सकता है। जल्द ही जैंडर गॉबलिन्स के एक और छोटे समूह को खोज लेता है। जैंडर को हर एक गॉबलिन को खत्म करने के लिए सिर्फ एक वार की जरूरत है। कुछ ही पलों में जैंडर ने सभी गॉबलिन्स को साफ कर दिया है और उसका लेवल अब 3 हो गया है। तभी जैंडर गॉबलिन बस्ती में एक सोता हुआ ऑर्क गॉबलिन देखता है। साफ है ये आदमी ट्रायल टावर के पहले लेवल का मिनी बॉस है। इसलिए जैंडर हल्के से एक छोटा पत्थर उछालता है जिसे उसने रास्ते में उठाया था और कई चौकस सेवकों को बाहर निकालता है और आसानी से इन गॉबलिन ग्रंट्स को खत्म कर देता है। अब गॉबलिन
सरदार से निपटने का समय है। बड़ा सा गॉब्लिन सरदार शोर से जाग जाता है, दहाड़ता है और एक बड़ा सा स्पाइक्ड क्लब उठाकर आसपास घूमने लगता है। जैंडर एक बाड़ के पीछे छिप जाता है और जब ओर्क गॉब्लिन की पीठ उसकी तरफ होती है तो वो पहले हमला करता है। उसका साधारण लोहे का भाला बुरी तरह से उसकी जांघ में घुस जाता है। उसकी ऊंची शक्ति की वजह से सीधे एक खूनी छेद हो जाता है। उसी समय गॉब्लिन चीफ्टेन का हेल्थ बार जैंडर के सामने दिखता है, पूरे 2000 पॉइंट्स। गॉब्लिन चीफ्टेन दर्द से सिकुड़ जाता है, जैंडर को देखने के लिए मुड़ता है और बड़े से स्पाइक्ड क्लब को जोर से नीचे मारता है, लेकिन इस धीमी हरकत को जैंडर ने फुर्ती से पूरी तरह से टाल दिया। फिर अपने साधारण लोहे के भाले से एक उल्टे हाथ से वार किया। एक पल से भी कम समय में गॉब्लिन चीफ्टेन का हेल्थ बार आधे से नीचे जा चुका है। तभी गॉब्लिन चीफ्टेन की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं, जैसे कि वो एक बरसरकर अवस्था में चला गया हो। उसकी हमला करने की शक्ति अचानक बढ़ जाती है। इस पल गॉब्लिन चीफ्टेन अपनी मोटी बाहें घुमाता है और सीधा जैंडर की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैंडर शांति से नीचे झुक जाता है। फिर अपना भाला उठाकर जोर से गॉब्लिन चीफ्टेन की गर्दन में घुसा देता है। तुरंत बड़े बड़े डैमेज नंबर्स फूट पड़ते हैं। क्रिटिकल स्ट्राइक से 2 गुना डैमेज होता है, क्योंकि एक के बाद एक क्रिटिकल स्ट्राइक लगता है। बड़ा सा गॉब्लिन सरदार नीचे गिर जाता है। ऑर्क गॉब्लिन के शरीर से निकलने वाली हार्ट फायर दूसरे गॉब्लिन ग्रंट्स की तुलना में काफी बड़ी है। गॉब्लिन सरदार की हार्ट फायर का बलिदान 2। जैंडर अपने भाले की नोक से गॉब्लिन सरदार को छूता है और बिना हिचकिचाए बलिदान शुरू कर देता है। तुरंत जैंडर के सामने एक नोटिफिकेशन दिखती है। गॉब्लिन सरदार की हार्ट फायर का सफलतापूर्वक बलिदान हो गया। बी रैंक स्किल बर्जर्क प्राप्त हुआ। एक्टिव होने पर डैमेज और अटैक स्पीड 30% बढ़ जाती है। असर खत्म होने के बाद आप कुछ समय के लिए कमजोर हो जाएंगे। तभी जैंडर के सामने एक और टेक्स्ट की लाइन दिखती है। इस स्किल को एनहांस करने के लिए 10 एसेंस पॉइंट्स का उपयोग करें। जैंडर एक पल के लिए रुक जाता है, तो एसेंस स्किल्स को एनहांस कर सकता है। वो तुरंत इसे एनहांस करने का फैसला करता है। अगले ही पल बर्जर्क स्किल बीस्ट ब्लड सर्ज में अपग्रेड हो जाती है। बी रैंक से ए रैंक में पहुंच जाती है। असर श्रेष्ठ खून, ऑक जाति का एक टैलेंट स्किल। एक्टिव होने पर डैमेज और अटैक स्पीड 50% बढ़ जाती है। असर खत्म होने के बाद आप थोड़े समय के लिए कमजोर हो जाते हैं। अतिरिक्त असर टारगेट्स को मारने से अवधि बढ़ती है। इस बीच ट्रायल टावर के बाहर जैंडर की होम रूम टीचर मिस विविन उस पर गहरी नजर रखे हुए है। जब जैंडर ने SSS रैंक अनडेड स्कर्ज क्लास को ठुकरा दिया तो दर्शक दूसरे ट्रायलिस्ट्स को देखने लगे और सिर्फ मिस विविन चुपचाप अपने व्यूइंग डिवाइस को जैंडर के पर्सपेक्टिव पर लॉक कर लेती है। इस पल वो जैंडर को गॉब्लिन्स की पहली लहर से घिरा हुआ देखती है और एक क्लास इंस्ट्रक्टर के रूप में वो जानती है कि एक खाली स्लेट क्लास के गॉब्लिन से घिरने के क्या परिणाम होते हैं। लेकिन जैसे ही वो जैंडर के लिए घबराहट में पसीने से तरबतर हो जाती है, वो उसे जमीन के फायदे का इस्तेमाल करके सभी गॉब्लिन्स को मारते हुए देखती है। बहुत अच्छा किया जैंडर। यहाँ तक कि मिस विविन जो कॉम्बैट कोर्सेज पढ़ाती हैं भी मन ही मन उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाती, क्योंकि इस लेवल का प्रदर्शन जो जैंडर ने किया है, यहाँ तक कि पूरे ड्रैगन एम्पायर की वर्तमान पीढ़ी के अवेकेंट्स को भी देखें तो 5 से भी कम लोग ऐसा कर पाते। दूसरी तरफ ट्रायल टावर के अंदर जैंडर के कान में एक आवाज आती है, तुमने ट्रायल टावर के पहले लेवल के रक्षक को हरा दिया है, दूसरे लेवल पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। अगले ही पल जैंडर एक विशाल अंधेरी गुफा में टेलीपोर्ट हो जाता है। लगता है ये ट्रायल टावर का दूसरा लेवल है। इस पल उसके दिल में घबराहट नहीं बल्कि उत्साह है। सिर्फ पहले लेवल पर गॉब्लिन्स का बलिदान देने से ही उसे 2 शक्तिशाली टैलेंट ट्रेड्स सैवेज और बीस्ट ब्लड सर्ज मिल चुके हैं, तो अगले मॉन्स्टर्स क्या हैरत लाएंगे। जैंडर, आखिरकार ट्रायल टावर में आप सच में नहीं मरते। यहां मरना सिर्फ आपको बाहर टेलीपोर्ट करता है और ट्रायल खत्म कर देता है। तभी जमीन से अचानक काली शाखाएं फूट पड़ती हैं और 2 कांटों से भरी बेलें सीधी जैंडर की तरफ आती हैं। ये देखकर जैंडर तेजी से पीछे कूदता है, फिर अपना भाला उठाकर बेलों पर वार करता है। सिर्फ एक बार में ही बेलन कट जाती हैं। फिर भी ये कटी हुई बेलन एक बार फिर जमीन से उग जाती हैं। तभी जैंडर को एहसास होता है कि सिर्फ उनके मुख्य शरीर को मारकर ही इन बेलोनों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है और उनके मुख्य शरीर की दिशा वहां होनी चाहिए जहां मिट्टी हिल रही है। इसीलिए जैंडर तुरंत अपना भाला पकड़ता है और जहां मिट्टी हिल रही है उसकी तरफ दौड़ता है। रास्ते में मिट्टी से अनगिनत बेलन उगती हैं, लेकिन जैंडर तेजी से कदम बदलकर उन सबसे एक एक करके बच जाता है। कुछ ही पलों में
गुफा में एक विशाल प्राचीन पेड़ दिखता है और अनगिनत शाखाएं उसके शरीर से ही निकली हुई हैं। ये जरूर मुख्य शरीर ही होगा। रास्ते में उगी हुई बेलों को देखकर जो पानी के सांपों की तरह उसका पीछा कर रही हैं, वो अब और नहीं हिचकिचाता। अपना साधारण लोहे का भाला उठाकर उन विशाल जड़ों पर बुरी तरह से वार करता है। जैसे ही डैमेज नंबर्स दिखते हैं, बॉस की बुनियादी जानकारी ज़ैंडर के सामने आ जाती है। इमोर्टल ट्रीटेंट, एलीट टियर बॉस, 50,000 हॉर्स पावर्स, खतरे का स्तर उच्च जोखिम। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि ज़ैंडर के डैमेज देने के कुछ सेकंड्स बाद ही इमॉर्टल ट्रेंट अपने घावों से ठीक हो जाता है। तुरंत ज़ैंडर ट्रायल टावर के दूसरे लेवल की परीक्षा समझ जाता है। इन जड़ों की शाखाओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसे इस विशाल इमॉर्टल ट्रेंट को मारना होगा। लेकिन इस इमॉर्टल ट्रेंट की ना सिर्फ गहरी हेल्थ है, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से ठीक होने की क्षमता भी है। और जिन क्लासेस की डैमेज आउटपुट कम है, वो आखिरकार बढ़ती हुई बेलों की संख्या से थक जाएंगे। उसी समय ज़ैंडर जल्दी से एक समाधान सोच लेता है। अगर वो बीस्ट ब्लड सर्च का इस्तेमाल करता है तो शायद वो इससे लड़ पाए। आखिरकार वो बेलों को मारकर स्किल की अवधि बढ़ा सकता है। इस बीच ट्रायल टावर के बाहर नई पीढ़ी के अवेकेंट को देखते हुए, जहां आधे से ज्यादा सिर्फ पहले लेवल पर ही बाहर हो चुके हैं, प्रिंसिपल रोलैंड के माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। भला हो, आखिर किसने इस साल के ट्रायल टावर को डिजाइन किया है? इस पल उनके देखने के पर्सपेक्टिव में अवेकेंट, जिन्होंने ट्रायल टावर पहले लेवल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिनका प्रतिनिधित्व 3 एस रैंक क्लास यूजर्स डोमिनिक, ईथन और सेराफिना कर रहे हैं, वो उस अंधेरी और नम गुफा में पहुंच चुके हैं। जमीन से अनगिनत बेलें उग रही हैं, जैसे बारिश के बाद बांस के अंकुर, और डोमिनिक पर हमला करने लगती हैं। डोमिनिक, एक एस रैंक मीली क्लास कॉइलिंग ड्रैगन मंक, तुरंत अपना युद्ध दंडा घुमाता है, एक ड्रैगन पैटर्न वाला वार करता है जो तुरंत इन बेलों को चीथड़े चीथड़े कर देता है। प्रिंसिपल रोलैंड बस राहत की सांस लेने ही वाले थे जब उन्होंने डोमिनिक को इन बेलों के जमीन के नीचे के नेटवर्क का पता लगाते हुए देखा और उनका पीछा करते हुए उनके मुख्य शरीर तक पहुंचते हुए देखा। जैसे ही विशाल मुख्य जड़ स्क्रीन पर दिखती है, वहां मौजूद सभी दर्शक चिल्लाए बिना नहीं रह पाते। क्या वो एक इमॉर्टल ट्रांट नहीं है? यहां तक कि लेवल 10 के क्लास यूजर्स को भी उस चीज को मारने में मुश्किल होगी। प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है, इस डर से कि दूसरा लेवल ही इस साल फर्स्ट एकेडमी के आधे अवेकेंट को बाहर कर देगा। सभी नॉन डैमेज डीलिंग क्लासेस शायद यहीं रुक जाएंगे। एक कोने में दूसरी तरफ होमरूम टीचर मिस विवियन अपना सर नीचे किए हुए ज़ैंडर की स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ज़ैंडर को इमॉर्टल ट्रायंट के मुख्य शरीर पर हमला करते हुए देखकर मिस विवियन, जो कॉम्बैट टेक्निक्स पढ़ाती हैं, तुरंत ये ध्यान देती हैं कि ज़ैंडर की हरकतें पहले लेवल की तुलना में लगभग 2 गुना तेज लग रही हैं। क्या हो रहा है? मिस विवियन छिपी हुई हैरानी से सोचती हैं। इस पल ज़ैंडर ने इमॉर्टल ट्रायंट मुख्य शरीर के चारों तरफ घूमते हुए डैमेज देना शुरू कर दिया है। इमॉर्टल ट्रांस मुख्य शरीर के पास खुद हमला करने का कोई साधन नहीं है। वो पूरी तरह से जमीन के नीचे से निकलने वाली जड़ों की शाखाओं पर निर्भर है। इसलिए ट्रायल टावर का दूसरा लेवल अनिवार्य रूप से एक डमी है जो बर्स्ट डैमेज आउटपुट का परीक्षण करता है। ज़ैंडर का साधारण लोहे का भाला बिना रुके लगातार घुस रहा है और 200 तक के डैमेज नंबर्स एक के बाद एक फूट रहे हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि ज़ैंडर ने बीस्ट ब्लड सर्च एक्टिव कर रखा है, जिससे उसकी अटैक पावर और अटैक स्पीड 50% बढ़ जाती है। थॉर्नवाइन मारी गई। बीस्ट ब्लड सर्च की अवधि 10 सेकंड्स बढ़ गई। 10 सेकंड के चक्रों में ज़ैंडर के ठीक तालमेल के नियंत्रण में इमॉर्टल ट्रायंट का हेल्थ बार धीरे धीरे कम होता जाता है। कुछ ही पलों में जैसे ही ज़ैंडर का आखिरी भाला विशाल पेड़ में घुसता है, विशाल ट्रायंट मुख्य शरीर हार जाता है। भारी मात्रा में सफेद अनुभव की रोशनी सीधे ज़ैंडर के शरीर में जाती है, जिससे उसका लेवल एक साथ 3 बढ़ जाता है और वो सीधे लेवल 8 पर पहुंच जाता है। लेकिन जो चीज ज़ैंडर को ज्यादा दिलचस्प लगती है, वो है जमीन पर इमॉर्टल ट्रायंट द्वारा छोड़ी गई प्रचुर हार्ट फायर। बलिदान। ज़ैंडर की बलिदान की हरकतें अब और भी अभ्यस्त हो चुकी हैं और हार्ट फायर जुगनुओं के झुंड की तरह तुरंत ज़ैंडर के भाले की नोक के चारों तरफ घूमती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। इमॉर्टल ट्रायंट्स हार्ट फायर सफलतापूर्वक बलिदान हो गया। प्राप्त हुआ टैलेंट ट्रेट फोटोसिंथेटिक रिकवरी ट्रेट, रैंक एस रैंक। असर इमॉर्टल ट्रायंट की शक्तिशाली ठीक होने की क्षमता। रोशनी में नहाने पर आपके सभी रिकवरी प्रभाव 500% बढ़ जाते हैं। भले ही इमॉर्टल ट्रायंट सिर्फ एक एलीट टियर बॉस है, उसकी रिकवरी क्षमता सभी मॉन्स्टर्स में सबसे अच्छी है। तभी उसके कान में फिर से एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है।
तुमने ट्रायल टावर के दूसरे लेवल के रक्षक को हरा दिया है। ट्रायल टावर के तीसरे लेवल पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। पलक झपकते ही जैंडर उस अंधेरी नम गुफा से एक खुले आसमान के नीचे एक दलदल में टेलीपोर्ट हो जाता है। ट्रायल टावर के तीसरे लेवल में प्रवेश करने वाले 5वें अवेकेंड बनने पर बधाई। ट्रायल टावर में शेष अवेकेंड 47। इस पल जैंडर हैरान है। एलिमिनेशन रेट बहुत ज्यादा तेज है। आखिरकार इस साल के अवेकनिंग सेरेमनी में 10,000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था और जिसने भी इस साल के ट्रायल टावर को डिजाइन किया है उसने एक ऐसा एलिमिनेशन मैकेनिज्म बनाया है जो बहुत ज्यादा कठोर है। तो तीसरे लेवल पर किस तरह की कठोर चुनौती इंतजार कर रही है? इससे पहले कि जैंडर इस बारे में सोच पाता, उसके सामने दलदल के कीचड़ से 3 मानव रूपी राक्षस निकलते हैं, मार्श बैंशीज। जैंडर का दिल उछल जाता है और वो तेजी से आसपास के नुकीले पत्थरों की तरफ बचकर भागता है। पत्थर के ढेरों के पास अगले ही पल एक ध्वनि हमला जो बेहद विस्तृत था उसकी पिछली जगह पर गिरा और पूरा पत्थर का स्लैब तुरंत चूर चूर हो गया। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि इस लेवल की परीक्षा मुख्य रूप से चुनौती देने वाले की बचने की क्षमता या सहन शक्ति का परीक्षण करती है। आखिरकार बैंशी के ध्वनि हमले का दायरा बहुत बड़ा था और अगर किसी चुनौती देने वाले की बचने की क्षमता अच्छी नहीं होती तो वो इस लेवल की परीक्षा में जल्दी ही बाहर हो जाते। ये सोचते हुए जैंडर हल्का सा मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। बचने की क्षमता के मामले में अभी का जैंडर शायद उन ए रैंक या एस रैंक के एजिलिटी टाइप के क्लास यूजर से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन सहन शक्ति के मामले में अभी फोटोसिंथेटिक रिकवरी पैसिव स्किल पाने के बाद जैंडर को विश्वास है कि इस स्तर पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगले ही पल जैंडर का शरीर अचानक आगे की तरफ बढ़ जाता है, सबसे नजदीक के मार्श बैंशी की तरफ दौड़ता है। भले ही उसके पैर पहले से ही दलदल के धीमे करने वाले प्रभाव से प्रभावित थे, जैंडर का मारने का इरादा कम नहीं हुआ और उसने अपना साधारण लोहे का भाला एक जोरदार वार के लिए उठाया। 137 का डैमेज देने के बाद जैंडर ने जल्दी से अपना भाला वापस खींच लिया और भागने के लिए मुड़ गया। तभी 2 मार्श बैंशीज के ध्वनि हमले आ पहुंचे। लहरों की तरह रिपल्स उसके सर पर टकरा रहे थे। इस पल जैंडर को सिर्फ अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। अब लेवल 8 पर जैंडर के पास कुल 500 हॉर्स पावर्स हैं और इन 2 हमलों को झेलने के बाद उसकी आधे से भी कम हेल्थ बची है। फिर भी जैंडर के पिछले बार में उस मार्श बैंशी की लगभग 1/3 हेल्थ ले ली थी। इस पल पत्थरों के पीछे छिपे हुए जैंडर का फोटोसिंथेटिक रिकवरी प्रभाव एक्टिव हो जाता है और उसकी हेल्थ देखने लायक गति से ठीक होने लगती है। फिर जैंडर बार बार यही क्रिया दोहराता है और 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद आखिरकार उसने तीनों मार्श बैंशीज को मार डाला। तीनों मार्श बैंशीज की हार्ट फायर धीरे धीरे जैंडर के आसपास घुल जाती है। मार्श बैंशीज की हार्ट फायर सफलतापूर्वक बलिदान हो गई। स्किल वाटर स्टेप प्राप्त हुआ। असर जल जीवियों का एक अनोखा टैलेंट स्किल। अपने पूरे शरीर को घेरने के लिए पानी को बुलाओ, जिससे अधिकतर धीमे करने वाले नियंत्रण प्रभावों से प्रतिरक्षित हो जाओ। पैसिव प्रभाव से मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ जाती है। तभी एक जानी पहचानी आवाज फिर से सुनाई दी। बधाई हो, तुमने तीसरे लेवल की रक्षक मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। ट्रायल टावर के चौथे लेवल पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। ध्यान दें, इस लेवल में सभी रक्षक मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ केंद्रीय टेलीपोर्टेशन अरे तक जिंदा पहुंचना है। रक्षक मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत नहीं है। जैंडर का दिल संदेह से भर जाता है और वो और भी सतर्क हो जाता है। ट्रायल टावर का चौथा लेवल जरूर कोई छलावा है। कुछ सेकंड्स बाद ट्रायल टावर के चौथे लेवल पर टेलीपोर्ट होने के बाद जैंडर हैरान रह जाता है, क्योंकि इस जगह की रक्षा करने वाले सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि एक पूरा स्पेक्ट्रल स्पाइडर का घोंसला है। जालों की परत दर परत एक ना बच पाने वाले जाल की तरह ट्रायल टावर के चौथे लेवल को एक सच्चे मकड़ी के अड्डा में बदल दिया है। जो कोई भी इस जगह पर प्रवेश करेगा वो धीरे धीरे बंध जाएगा और फिर सभी दिशाओं से मकड़ियों के झुंड आ जाएंगे। ये राक्षस जैसे मकड़ी मॉन्स्टर्स अपने जहरीले दांतों से अजीब स्पेक्ट्रल आग चिंकते हैं। एक दोहरा आग जहर गुण वाला हमला करने का तरीका, जलने के साथ साथ विषक्त डैमेज समय के साथ। जैंडर ने जल्दी से वाटर स्टेप का इस्तेमाल किया और उसके आसपास से पानी की एक धार निकली जो धीरे धीरे उसके पैरों को घेरने लगी। जब उसने दोबारा जालों से ढकी जमीन पर कदम रखा तो पहले वाली रुकावट की अनुभूति अब नहीं रही थी। स्किल एक्टिव होने के दौरान जैंडर चौथे लेवल के केंद्र की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैंडर की कुशल गति के बावजूद हर तरफ स्पेक्ट्रल स्पाइडर्स के झुंड से घिरा होने के कारण वो बच नहीं पाता। इस पल उसे सिर्फ अपने कंधे में तेज दर्द महसूस होता है।
स्पेक्ट्रल वेनम स्टेटस में प्रवेश। 1 सेकंड में जहर और जलने से दोहरा डैमेज समय के साथ जैंडर के सर के ऊपर दिखता है। कुछ ही पलों में जैंडर लापरवाही से आगे बढ़ते हुए इस लेवल के केंद्र के लगभग पहुंच चुका है और ऊपर देखने पर वो हल्का सा स्पेक्ट्रल स्पाइडर के घोंसले के ऊपर देख सकता है, जहां एक टेलीपोर्टेशन एरे अजीब नीली रोशनी से चमक रहा है। फिर भी जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन एरे में कदम रखने वाला होता है, वो अचानक रुक जाता है और अपने पीछे घनी संख्या में स्पेक्ट्रल स्पाइडर्स को देखकर जैंडर अचानक अपना भाला उठाकर उन पर हमला कर देता है। जैंडर वो क्या कर रहा है? मिस विविन, जैंडर के पर्सपेक्टिव को देखने वाली अकेली शख्स, तुरंत हैरान रह जाती है। वो साफ साफ टेलीपोर्टेशन अरे तक पहुंच चुका है, फिर भी वो इन स्पेक्ट्रल स्पाइडर्स को मारने के लिए वापस मुड़ जाता है। क्या उसे नहीं पता कि अगर ट्रायलिस्ट्स एक ही आखिरी लेवल पर पहुंचते हैं तो जो कोई आखिरी लेवल पर पहले पहुंचता है उसे ज्यादा स्कोर मिलता है? इस पल जैंडर भी बहुत तनाव में है। एक तरफ उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई स्पेक्ट्रल स्पाइडर उसके पास ना आ पाए, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने हेल्थ बार पर नजर रखनी होगी, जो स्पेक्ट्रल वेनम के प्रभाव से लगातार गिर रहा है। और भी ज्यादा स्पाइडर्स उसके पीछे आते हैं और जैंडर जल्दी से बलिदान अनुष्ठान शुरू करता है। एक पैर पीछे हटकर टेलीपोर्टेशन एरे में कदम रखता है। जैसे ही आसपास का नजारा घूमता है, जैंडर के सामने एक नोटिफिकेशन दिखती है। स्पेक्ट्रल स्पाइडर की हार्ट फायर सफलतापूर्वक बलिदान हो गई। टैलेंट प्राप्त हुआ स्पेक्ट्रल वेनम। इस बेहद रोमांचक नोटिफिकेशन से जैंडर का दिल खुशी से भर जाता है। आखिरकार सभी असामान्य स्थितियों के प्रभावों में जहर सबसे ज्यादा मॉन्स्टर टाइप्स का मुकाबला करता है। उसके बाद आग। अधिकतर रून वाले जीव या लकड़ी गुण वाले जीव आग के प्रति कमजोर होते हैं। स्पेक्ट्रल वेनम इन दोनों असामान्य स्थितियों को मिलाता है, जिससे ये मॉन्स्टर्स को मारने के लिए व्यावहारिक रूप से एक दिव्य अस्त्र बन जाता है। स्किल इफेक्ट देखें। जैंडर धीरे से बोलता है, ट्रेड इफेक्ट। स्पेक्ट्रल स्पाइडर प्रजाति का एक अनोखा जहर जो लावा जहर बाधाओं में बढ़ता है। इस्तेमाल करने पर यह आपके हथियार को स्पेक्ट्रल वेनम से लपेट देता है। एक टारगेट को मारने पर एक स्टैक चलने का और एक स्टैक विषक्त प्रभाव का लगता है। जलने से समय के साथ डैमेज होता है और टारगेट का डिफेंस कम होता है। आखिरकार जैंडर चुपचाप ट्रायल टावर के 5वें लेवल का निरीक्षण करता है। ये जगह एक अरीना की तरह है। अचानक जमीन से कंपन होता है और एक विशाल भालू, एक छोटे पहाड़ के आकार का जिसके पूरे शरीर पर मोटे रोए हैं, प्रकट होता है। उसके पंजों पर लगे नाखून तलवार की तरह तेज हैं। फैंटम क्लॉ बेयर, लेवल 15, इली एयर बॉस, खतरे का स्तर अत्यधिक। इस पल जैंडर तुरंत तनाव में आ जाता है। ये वयस्क फैंटम क्लॉ बेयर कम से कम एक साधारण क्लास टीम की ताकत के बराबर हो सकता है और आसपास के अरेना में छिपने की कोई जगह नहीं है। लेकिन जैंडर ने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया, क्योंकि फैंटम क्लॉ बेयर के पास रून की एक मोटी परत है, जिसका मतलब है कि वो आग और जहर दोनों के प्रति कमजोर है। दूसरी तरफ ट्रायल टावर के बाहर अवेकनिंग सेरेमनी प्लाजा पर प्रिंसिपल गहरी नज़र से बड़े स्क्रीन को घूर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। कुछ एस रैंक उम्मीदवारों के अलावा सिर्फ मुट्ठी भर ए रैंक क्लास यूजर्स बचे हैं। और जब वो 5वें लेवल पर फैंटम क्लॉ बेयर को देखते हैं तो हर कोई फिर से गाली दिए बिना नहीं रह पाता। भाड़ में जाए, किसने इन मॉन्स्टर्स को ट्रायल टावर में डाला है? नए अवेकेंड क्लास यूजर्स को छोड़ो, यहाँ तक कि एक पूरी क्लास टीम भी शायद एक वयस्क फैंटम क्लॉ बेयर को विश्वास के साथ नहीं हरा सकती। आखिर इस साल का ट्रायल टावर डिजाइनर कौन है? ठीक इसी पल एक मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी में हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स पूरे ऑब्जर्वेशन रूम में भरे हुए हैं और उनमें से 95% पहले ही काले और सफेद हो चुके हैं। लगता है इस साल का ट्रायल टावर यहीं खत्म होता है। रिसर्चर फीलिक्स। खैर, कौन ट्रायल टावर में एक वयस्क फैंटम क्लॉ बेयर को डालेगा? लेकिन लेफ्टिनेंट रेन बेपरवाह दिखते हैं। ड्रैगन स्केल असेसमेंट के दौरान एक फैंटम क्लॉ बेयर को गिराना सिर्फ प्रवेश स्तर की परीक्षा थी। कितने शर्म की बात है। इस साल के अवेकंड 5वें लेवल को भी पार नहीं कर सकते, छुपे हुए लेवल को तो छोड़ ही दो। लेफ्टिनेंट, 5वें लेवल में एक वयस्क फैंटम क्लॉ बेयर है। आपने छुपे हुए लेवल के लिए किस तरह का मॉन्स्टर पकड़ा है? लेफ्टिनेंट रेन सबसे साधारण लहजे में बोलते हैं, लेकिन सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द कहते हैं। कुछ खास नहीं, सिर्फ एक ड्रैगन का बच्चा। इस पल ट्रायल टावर के 5वें लेवल पर जैंडर जल्दी में हमला नहीं करता। आखिरकार एक वयस्क फैंटम क्लॉ बेयर साधारण क्लास यूजर्स के बस की बात नहीं है। इससे लड़ने के लिए उसे फुर्ती से स्थिति बदलने पर निर्भर रहना होगा। उसने तुरंत पिछले लेवल अप से प्राप्त सभी फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में लगा दिया। इस पल फैंटम क्लॉ बेयर धीरे से गुर्राता है और अचानक जैंडर पर झपाटा मारता है।
ये देखकर जैंडर मौके का फायदा उठाकर एक तरफ लुढ़क जाता है। उसी समय फैंटम क्लॉ बेयर तुरंत दोनों पंजों से जैंडर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो पहले ही फैंटम क्लॉ बेयर के पीछे बच चुका है। अभी मौका है। जैंडर की आंखें तेजी से चमकती हैं और स्पेक्ट्रल वेनम तुरंत एक्टिव हो जाता है। उसके साधारण लोहे के भाले की नोक पर जहर के प्रभाव का एक निशान फायर लाइट के साथ चमक उठता है और वो बुरी तरह से फैंटम क्लॉ बेयर में घुसा देता है। टारगेट स्पेक्ट्रल वेनम स्टाटस में प्रवेश कर चुका है। फैंटम क्लॉ बेयर की पीठ पर मोटी रून तुरंत आग पकड़ लेती है, जलने का डैमेज देती है और साथ ही जहर के प्रभाव से भी पीड़ित होती है। कुछ ही सेकंड्स में उसके हेल्थ बार का एक छोटा सा हिस्सा तेजी से कम हो जाता है। जैंडर वाटर स्टेप से मिली मूवमेंट स्पीड बूस्ट का इस्तेमाल करके गुस्से में भरे फैंटम क्लॉ बेयर से तेजी से दूरी बना लेता है। अब उसे सिर्फ सही मौका ढूंढना है स्पेक्ट्रल वेनम की एक और परत लगाने का, और वो उसे थकाकर मार सकता है। लेकिन इस पल ट्रायल टावर्स के 5वें लेवल पर पहुंचे दूसरे अवेकेंड जेंडर की तरह किस्मत वाले नहीं हैं। एस रैंक क्लास यूजर्स सभी फैंटम क्लॉ बेयर्स के हमले के नीचे सफेद रोशनी के कणों में बदल जाते हैं। जैसे ही सरफीना का पर्सपेक्टिव धीरे धीरे ग्रे और सफेद होता है, आखिरी एस रैंक क्लास यूजर्स का ट्रायल टावर भी खत्म हो जाता है। अवेकनिंग सेरेमनी के दर्शकों की नजरों में इस साल का अवेकनिंग सेरेमनी यहीं खत्म हो जाना चाहिए। फर्स्ट एकेडमी ने 3 एस रैंक क्लास स्टूडेंट्स को अवेकेंड किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी ट्रायल टावर्स के 5वें लेवल को पार नहीं कर पाया। ठीक जब सब उठकर जाने लगते हैं, ट्रायल टावर का बड़ा स्क्रीन अपने आप एक अलग व्यू में बदल जाता है। रुको, ट्रायल टावर में अभी भी एक अवेकेंट कैसे हैं? क्या सभी बाहर नहीं हो गए? इस पल जो लोग जा रहे थे उन्होंने हैरानी से अपने सर घुमाए और ट्रायल टावर के बड़े स्क्रीन को देखा। बड़े स्क्रीन पर एक अवेकेंट जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था, एक भाला पकड़े हुए है। बेहद सटीक स्थिति बदल रहा है, लगातार फैंटम क्लॉ बेयर के ब्लाइंड स्पॉट्स में रह रहा है, जबकि फैंटम क्लॉ बेयर का हेल्थ बार पहले ही 1/5 तक गिर चुका है। वो व्यक्ति जैंडर जैसा लगता है। उसी साल के साथ ही अवेकिन ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये कैसे मुमकिन है? एक खाली स्लेट क्लास ट्रायल टावर्स के 5वें लेवल को पार नहीं कर सकती। सभी के चेहरों पर अविश्वास के भाव हैं। ईथन, जिसका चेहरा उभरी हुई नसों से भरा हुआ है, अचानक चिल्लाता है, देखो, उस फैंटम क्लॉ बेयर का हेल्थ बार जैंडर के हमलों से बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। जैंडर जरूर चीटिंग कर रहा है। ईथन के शब्दों से तुरंत हंगामा मच जाता है और लोगों का एक समूह एक साथ खड़ा होकर चिल्लाता है, चीटिंग। इस पल मिस विवियन, कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर, अब और चुप नहीं रह पाती। उसने खुद जैंडर को 5वें लेवल तक लड़ते हुए हर विस्तार से देखा था। मिस विवियन खड़ी होती है और भौएं सिकोड़कर डांटती है, सब शांत हो जाओ। हमलों से हेल्थ बार का ना घटना मतलब है कि फैंटम क्लॉ बेयर को जैंडर द्वारा एक असामान्य स्थिति से प्रभावित किया गया है। क्या तुम सब इस सबसे बुनियादी सिद्धांत को नहीं देख सकते? इस समय प्रिंसिपल रोलैंड और डायरेक्टर जैंग भी स्क्रीन पर जैंडर को भावे से कोड़कर देख रहे हैं। भले ही जैंडर आखिरकार इस फैंटम क्लॉ बेयर को ना मार पाए, ट्रायल टावर्स के नियमों के अनुसार जो ट्रायलिस्ट एक मॉन्स्टर के हेल्थ बार को ज्यादा कम करेगा उसे ज्यादा स्कोर मिलेगा। इसलिए जैंडर का इस ट्रायल टावर में पहला स्थान लगभग तय है। प्रिंसिपल रोलैंड अपना सर घुमाए बना नहीं रह पाते और धीमी आवाज में डायरेक्टर जैंग से कहते हैं, ये क्या हो रहा है? अगर इस ट्रायल टावर का पहला स्थान का पुरस्कार उसे मिलता है तो क्या ये बर्बाद नहीं हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि ट्रायल टावर सच में खराब हो गया है, जिसे उस लड़के ने एक कमजोरी का फायदा उठाया? डायरेक्टर जिंग तुरंत विश्वास के साथ कहते हैं। प्रिंसिपल रोलैंड बिना किसी भाव के चेहरे के साथ हल्का सा सर हिलाते हैं और अवेकनिंग सेरेमनी के आसपास चीटिंग के बढ़ते हुए शोर को देखकर तुरंत अपना मन बना लेते हैं। भले ही जैंडर आखिरकार फैंटम क्लॉ बेयर को मार दे, आखिरी पुरस्कार बिल्कुल भी उसे नहीं दिया जा सकता। उसी समय जब जैंडर फैंटम क्लॉ बेयर पर स्पेक्ट्रल वेनम की एक और परत लगाता है, पूरे 10 स्टैक स्पेक्ट्रल वेनम के, हर सेकंड 10 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स घटाते हुए। एक पल से भी कम समय में फैंटम क्लॉ बेयर का विशाल शरीर अचानक जमीन पर गिर जाता है। विशाल अनुभव से जैंडर लेवल 15 तक पहुंच जाता है। फैंटम क्लॉ बेयर की हार्ट फायर का बलिदान 2। जैंडर बिना हिचकिचाए बलिदान अनुष्ठान करता है। अगले ही पल एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है, फैंटम क्लॉ बेयर की हार्ट फायर सफलतापूर्वक बलिदान हो गई। टैलेंट प्राप्त हुआ, सैवेज चार्ट स्केल इफेक्ट। फैंटम क्लॉ बेयर की तरह एक लक्ष्य की तरफ अटल शक्ति से आगे बढ़ो। लक्ष्य से टकराने पर एक स्टन प्रभाव पैदा करता है। तभी जैंडर के कान में फिर से एक आवाज सुनाई देती है, बधाई हो, तुमने इस ट्रायल टावर के सभी लेवल्स पार कर लिए हैं। क्या आप छुपे हुए लेवल को खोलना चाहते हैं? छुपे हुए लेवल का प्रसारण नहीं किया जाएगा। एक छुपा हुआ लेवल है। जैंडर हैरान है, क्या पिछले सभी ट्रायल टावर्स में सिर्फ 5 लेवल्स नहीं थे?
उसे उम्मीद नहीं थी कि इस साल इसकी कठिनाई इतनी बढ़ जाएगी और यहाँ तक कि एक छुपा हुआ लेवल भी जोड़ दिया जाएगा जिसका प्रसारण नहीं होगा। ये डिजाइनर क्या प्लान कर रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो देखने में क्या हर्ज है। इसलिए उसने तुरंत छुपे हुए लेवल में प्रवेश की पुष्टि की। शब्द खत्म होने से पहले ही जैंडर एक पहाड़ की चोटी पर टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके सामने एक छोटा उड़ने वाला ड्रैगन प्रकट होता है। ये देखकर वो अनजाने में थूक निकल आता है। भाड़ में जाए, किसने यहाँ एक ड्रैगन का बच्चा रख दिया। ड्रैगन्स सभी मॉन्स्टर्स की सबसे भयानक प्रजातियों में से हैं। स्वाभाविक रूप से अद्वितीय जादू प्रतिरोध और ऐसे स्केल्स होते हैं जिनमें साधारण हथियार मुश्किल से घुस पाते हैं। यहाँ तक कि सबसे नीचे के ड्रैगन के बच्चे में भी गोल्ड टियर बॉस की शक्ति होती है। लेकिन हैरानी की बात है, ये युवा ड्रैगन उसके प्रति कोई तेज दुश्मनी नहीं दिखा रहा है, बल्कि कुछ जिज्ञासा से जैंडर को घूर रहा है। काश मैं इसके साथ एक समझौता कर पाता। इस पल जैंडर बेबस होकर अपना सर हिलाता है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही शक्तिशाली अवेकन ड्रैगन्स के साथ समझौता कर सकते हैं और सम्मानित ड्रैगन नाइट्स बन सकते हैं। जैंडर ने भी इसका सपना देखा है। एक ऊंचे ड्रैगन के ऊपर खड़े होकर प्रवेश ही काफी प्रभावशाली होगा। जब वो जाने ही वाला था तभी उसके सामने अचानक एक नोटिफिकेशन दिखती है। ऑब्सिडियन ड्रैगन आपके साथ समझौता करने का अनुरोध करता है, क्या आप स्वीकार करते हैं? एक ही पल में जैंडर हैरान रह जाता है। उसके बाद एक जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ जाती है। मॉन्स्टर्स के साथ समझौता करना एक बेहद दुर्लभ घटना है। उसके बाद से दोनों पक्ष एक हो जाते हैं, अविभाज्य, और आमतौर पर सिर्फ बीस्ट टेमर क्लासेस ही इस क्षमता के मालिक होते हैं। फिर भी बीस्ट टेमर्स में भी जो ड्रैगन्स के साथ समझौता कर सकते हैं, उन्हें एक हाथ पर गिना जा सकता है। मैं स्वीकार करता हूं, किसी भी पल की हिचकिचाहट ड्रैगन का अपमान होगा। अगले ही पल एक अनुष्ठान जिसमें एक विशेष समझौते की सामग्री है, जैंडर और ड्रैगन के बच्चे के बीच प्रकट होता है। क्योंकि ड्रैगन के बच्चे ने जैंडर के साथ समझौता शुरू किया था, पूरा अनुष्ठान बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। फिर जैंडर के सामने एक नोटिफिकेशन दिखती है, सफलतापूर्वक ऑब्सीडियन ड्रैगन से समझौता किया। लेवल 5 स्थिति किशोर प्रजाति ऑब्सीडियन ड्रैगन। उसी समय जैंडर के पैनल पर एक ड्रैगन समनिंग आइकन दिखता है और वो जल्दी से ऑब्सीडियन ड्रैगन के बच्चे के साथ एक सूक्ष्म संबंध स्थापित कर लेता है, जैसे कि वो उसके विचारों को महसूस कर सकता है। उस पल जैंडर आखिरकार समझ जाता है कि इस ऑब्सिडियन ड्रैगन के बच्चे ने सक्रिय रूप से उसके साथ समझौता क्यों किया। कारण है उसका अनोखा टैलेंट, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। सिर्फ सबसे ऊंचे खून वाले मॉन्स्टर्स ही डिविनिटी को महसूस कर सकते हैं। ये सर्वोच्च अस्तित्व है और ये ऑब्सिडियन ड्रैगन ऐसे ही महान खून का मालिक है। जैंडर से उसे सच में एक देवता जैसा दबाव महसूस होता है। भले ही कुछ अजीब हो, लेकिन सच में मौजूद है। समझौता पूरा होने के पल जेंडर के सामने एक नोटिफिकेशन दिखती है, ट्रायल टावर को पार करने पर बधाई। आपको छुपे हुए लेवल से ट्रायल टावर से बाहर टेलीपोर्ट किया जाएगा। क्या आप समझौता किए गए जानवर ऑब्सीडियन ड्रैगन को समनिंग स्पेस में वापस भेजना चाहते हैं? जैंडर तुरंत सर हिलाता है। आखिरकार वो छोटा सा जीव ट्रायल टावर चैंपियन के पुरस्कार से 100 गुना ज्यादा कीमती है। दूसरी तरफ इस पल बड़ी स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन दिखती है, फर्स्ट एकेडमी अवेकेंड। जैंडर ने ट्रायल टावर के 5वें लेवल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। उसी समय लेफ्टिनेंट रेन शांति से कंट्रोल कंसोल पर चलती है। इतनी जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं थी। असल में सभी परिणाम उसकी उम्मीदों के भीतर थे। एक वयस्क फैंटम क्लॉबेयर नए अवेकेंड क्लास यूजर्स के बस की बात नहीं है। बस उस एक चीज का अफसोस है जिसे उसने इतनी मेहनत से पकड़ा था, सबके लिए छुपे हुए लेवल में एक सरप्राइज के रूप में तैयार करने के लिए। एक भी व्यक्ति उसे देख नहीं पाया। लेकिन जैसे ही लेफ्टिनेंट रेन टेलीपोर्टेशन अरे का संचालन करती है, उस ड्रैगन के बच्चे को ट्रायल टावर से बाहर टेलीपोर्ट करने की योजना बनाती है, वो अचानक अपनी जगह जम जाती है। रुको, मेरा ड्रैगन कहाँ है? ट्रायल टावर के 6ठे लेवल के छुपे हुए स्टेज की वीडियो रिकॉर्डिंग खोलो। लेफ्टिनेंट रेन की हथेलियों पर ठंडे पसीने की एक बूंद आ जाती है। इस पल स्क्रीन पर दिखता है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने 5वां लेवल पार किया है और छुपे हुए स्टेज तक पहुंचा है। लेकिन जब वो सर्विलेंस फुटेज में आगे क्या होता है देखती है, तो वो अनजाने में अपनी जगह से उठ जाती है। वो ड्रैगन के बच्चे के साथ एक समझौता कर रहा है। ये व्यक्ति कौन है? एक नया अवेकेंड क्लास यूजर ड्रैगन के साथ समझौता कैसे कर सकता है, और वो भी सफलतापूर्वक?
इस पर लेफ्टिनेंट रेन के दिल में जो हैरानी है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और वो जल्दी से इस व्यक्ति की संबंधित जानकारी निकालती है। फर्स्ट एकेडमी ज़ैंडर, एक ड्रैगन का बच्चा, एक नए अवेकेंड क्लास यूजर द्वारा समझौता किया गया था। ये खबर बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना ये ना सिर्फ ड्रैगन के बच्चों में दिलचस्पी रखने वाले विभिन्न देशों से शक्तियों को आकर्षित करेगी, बल्कि उस लड़के की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करेगी। ये मुझे उनके मुख्य परीक्षक से तुरंत संपर्क करना होगा। दूसरी तरफ बड़े स्क्रीन पर ज़ैंडर के सफलतापूर्वक ट्रायल टावर पार करने की घोषणा दिखने के बाद गालियों की एक लहर उठती है। हम ज़ैंडर के पार करने की प्रक्रिया की जांच की जोर से मांग करते हैं। चीटर्स को सख्त से सख्त सजा दो। ये देखकर प्रिंसिपल रोलैंड तुरंत डायरेक्टर जैंग को एक अर्थपूर्ण इशारा करते हैं। फर्स्ट एकेडमी चीटर्स को जरूर सख्त सजा देगी। जो लोग कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, उन्हें ट्रायल टावर के आखिरी पुरस्कार का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ सराफीना चुप रहती है। उसकी भौवें कसकर सिकुड़ी हुई हैं। उसे विश्वास है कि ज़ैंडर में 5वें लेवल के फैंटम क्लॉ बेयर को मारने की क्षमता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसके शब्द तुरंत भीड़ के चिल्लाने में डूब जाते हैं। इस समय अवेकनिंग सेरेमनी में खड़े परीक्षक वॉरेन भी दुविधा में पड़ जाते हैं। एक तरफ उसने खुद पूरे अवेकनिंग सेरेमनी और ट्रायल टावर की अध्यक्षता की थी, और उसे भी विश्वास नहीं है कि ज़ैंडर, जिसने सिर्फ एक खाली स्लेट क्लास अवेकेंड की थी, इतनी कठिनाई वाले 5वें लेवल को पार कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रायल टावर टेलीपोर्टेशन अरेज से बना ये अनोखा स्थान सैकड़ों सालों से अवेकनिंग सेरेमनी की सेवा कर रहा है। कभी कोई गलती नहीं हुई है, और इस साल की डिजाइनर मिलिट्री द्वारा भेजी गई एक बड़ी शख्सियत है, जिससे उसकी गलती की संभावना बेहद कम हो जाती है। इस पल उसके ईयरपीस में अचानक जबरन कनेक्शन हो जाता है और तुरंत उसके कान में एक आवाज सुनाई देती है। क्या आप फर्स्ट एकेडमी के मुख्य परीक्षक हैं? मैं ट्रायल टावर की डिजाइनर हूं, लेफ्टिनेंट रेन। परीक्षक वॉरेन तुरंत कांप जाते हैं और सावधान हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट, मैं फर्स्ट एकेडमी का मुख्य परीक्षक वॉरेन हूं। फिर लेफ्टिनेंट रेन एक अटल लहजे में कहती हैं, फर्स्ट एकेडमी के छात्र एग्जैंडर की स्थिति ट्रायल टावर के 5वें लेवल को पार करने और छुपे हुए लेवल में प्रवेश करने के बाद। क्या आपने देखा? मैं आपको तुरंत इस जानकारी को सील करने का आदेश देती हूं। किसी को भी ये जानने ना दें कि एग्जैंडर छुपे हुए लेवल तक पहुंचा था। रिपोर्टिंग, लेफ्टिनेंट। समझ गया, वॉरेन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। फिर उसने लेफ्टिनेंट रेन से थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, लेफ्टिनेंट, इस ट्रायल टावर के परिणामों की गणना कैसे की जाएगी? क्या छात्र ज़ैंडर अभी भी पहले स्थान पर है? क्या वो 5वें लेवल को पार करने वाला अकेला नहीं था? तो जरूर वो पहला स्थान है। अगले ही पल वॉरेन कम्युनिकेटर बंद करता है, प्रिंसिपल रोलैंड के हाथ से माइक्रोफोन लेता है और सख्ती से कहता है, इस अवेकनिंग सेरेमनी के मुख्य परीक्षक के रूप में मैंने पहले ही ट्रायल टावर के डिजाइनर से परामर्श कर लिया है। मैं यहाँ आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ कि इस पूरे ट्रायल टावर में कोई समस्या नहीं थी। छात्र ज़ैंडर ने कोई चीटिंग नहीं की। अब हम छात्र ज़ैंडर को ट्रायल में पहले स्थान के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान करेंगे। तुरंत पूरा अवेकनिंग सेरेमनी शांत हो जाता है, और जो दर्शक और साथी अवेकंड अभी अभी बहुत हंगामा मचा रहे थे, वो हैरान रह जाते हैं। जैसे ही रोशनी की एक चमक गुजरती है, ज़ैंडर, जिस व्यक्ति ने ये हंगामा मचाया था, आखिरकार ट्रायल टावर से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। सबको उससे इंटरव्यू लेने के लिए भागते हुए देख प्रिंसिपल रोलैंड तुरंत अपना चेहरा बदल लेते हैं, जल्दी से एक दयालु मुस्कान लाते हैं और ज़ैंडर के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर ध्यान से कहते हैं, बधाई हो छात्र ज़ैंडर, कैपिटल सिटी के इस ट्रायल टावर में पहला स्थान प्राप्त करने पर बधाई। तुम सच में हमारी फर्स्ट एकेडमी के एक उत्कृष्ट छात्र हो। उसके बगल में खड़े डायरेक्टर ज़्यांग भी जल्दी से पुरस्कार पेश करते हैं। ये 1 लाख ड्रैगन कॉइन्स हैं। हमारी एकेडमी ने विशेष रूप से ट्रायल के पहले स्थान के लिए तैयार किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये आपके भविष्य के विकास में मदद करेगा। भले ही ज़ैंडर को नहीं पता कि क्या हुआ है, प्रिंसिपल रोलैंड के उल्लेखनीय चेहरे से वो बता सकता है कि बूढ़े आदमी को शायद इस कोने में ढकेल दिया गया था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए वह एक खुश चेहरे के साथ पुरस्कार स्वीकार करता है। मुझे पालने के लिए धन्यवाद प्रिंसिपल। मैं भविष्य में जरूर मेहनत करूंगा और हमारी फर्स्ट एकेडमी के लिए गौरव लाऊंगा। परीक्षक वॉरेन ने गंभीरता से कहा, मैं मिलिट्री का प्रतिनिधित्व करता हूं और विशेष रूप से छात्र ज़ैंडर को पुरस्कार प्रदान करता हूं। इस ट्रायल टावर में पहला स्थान। फिर वो उसे एक लिफाफे में लिपटा हुआ एक कार्ड देता है। ये कैपिटल सिटी के अस्त्रागार का हथियार और उपकरण एक्सचेंज वाउचर है।
इस वाउचर से आप अस्त्रागार में लेवल 30 से नीचे के किसी भी गोल्ड टियर उपकरण के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये आपके शुरुआती विकास में बहुत मदद करेगा। ये सुनकर जैंडर का दिल खुशी से भर जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मिलिट्री इस बार इतनी उदार होगी। एक गोल्ड टियर के उपकरण की बाजार कीमत लगभग 1 लाख ड्रैगन कॉइन्स के बराबर होती है। ऐसा लगता है कि इस ट्रायल टावर को पार करने से उसे काफी फायदा हुआ है। क्यों? ईथन धीमी आवाज में बुदबुदाए बिना नहीं रह पाता। गोल्ड टियर हथियार और उपकरण, उस तरह की चीज जैंडर के हाथों में पूरी तरह से बर्बाद है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चर्चा करने लगते हैं और सबको लगता है कि ईथन के शब्द बेकार नहीं है। इस समय जैंडर गालियों के बीच धीरे धीरे अवेकनिंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है, फिर सीधा ईथन के पास जाता है। ईथन, इन 3 साल के हाई स्कूल में क्या मैंने तुम्हारा किसी तरह से अपमान किया है? वो एक गहरे चेहरे के साथ मुस्कुराता है। जैंडर, तुमने मेरा किसी तरह से अपमान नहीं किया है। इसके विपरीत तुम एक बहुत अच्छे सहपाठी हो। लेकिन क्या तुमने कभी मेरे पीछे चलते हुए मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? हर बार जब तुमने ऊपर से मार्गदर्शन किया तो ऐसा लगा जैसे दान दे रहे हो। जैंडर एक पल के लिए रुक जाता है और ध्यान से याद करता है 3 साल के हाई स्कूल के दौरान ईथन के प्रति जो अक्सर उसकी सलाह मांगता था। जैंडर ने कभी कोई ऊंचाई वाला रूप नहीं दिखाया, ना ही कोई घमंड। लेकिन कुछ लोगों की नजरों में आप जो भी करते हैं वो सिर्फ उस पर दया कर रहे हैं। मैं समझ गया। जैंडर हल्के से मुस्कुराता है, अपना सर हिलाता है और भीड़ की तरफ चलने के लिए मुड़ जाता है। दृश्य बदलता है। जैसे ही जैंडर घर लौटता है वो सेरेफिना से टकराता है, जो काफी देर से इंतजार कर रही थी। उसने आम कपड़े पहने हुए हैं, उसके रेशमी बाल पीछे बंधे हुए हैं जो उसके नाजुक चेहरे को पूरी तरह से फ्रेम कर रहे हैं। हेलो जैंडर। सेरेफिना उसे देखती है और पहले उससे ग्रीट करती है। जैंडर रुक जाता है, पूछता है, हेलो सेरेफिना, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जैंडर की यादों में उन दोनों के बीच लगभग कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं स्टर्लिंग कॉरपोरेशन के नाम से एक नया गिल्ड बनाने की योजना बना रही हूँ और मैं आपको शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये सुनकर जैंडर हैरान रह जाता है। सराफिना, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने एक खाली स्लेट क्लास अवेकेंड की है, ठीक है ना? मुझे पता है। सराफिना जैंडर को घूरती है, फिर एक मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन मुझे ये और भी ज्यादा पता है कि एक खाली स्लेट क्लास के लिए ट्रायल टावर के 5वें मंजिल को पार करने का क्या मतलब है। मुझे माफ करना सराफिना। जैंडर शिष्टता से अपना सर हिलाता है। आमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन इस स्टार पर मुझे कुछ व्यक्तिगत मामले देखने हैं। एक गिल्ड में शामिल होना असुविधाजनक होगा। अचानक सेरेफिना अचानक घूमती है, जैंडर का रास्ता रोक देती है। अगर तुम मेरे गिल्ड में शामिल होते हो तो तुम्हें हर महीने कम से कम 50,000 ड्रैगन कॉइन्स मिलेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक पेशेवर के रूप में जागृत होने के बाद उपकरण, कौशल, डंजन दौड़ सभी के लिए भारी मात्रा में ड्रैगन कॉइन्स की जरूरत होती है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि स्टर्लिंग कॉरपोरेशन ने अचानक पेशेवर गिल्ड्स में शामिल होने का फैसला क्यों किया? जैंडर शांति से पूछता है। सराफिना एक मुस्कान के साथ अपने होंठ काटती है, कहती है, विशेष कारण? अगर तुम शामिल होने के लिए तैयार हो तो मैं बताऊंगी। ये देखकर जैंडर एक पल के लिए सोचता है, फिर कहता है, मैं शामिल हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। मुझे स्वतंत्र रूप से काम करने का विशेषाधिकार चाहिए, किसी भी गैर जरूरी गिल्ड गतिविधियों को अस्वीकार करने का अधिकार, और अगले महीने तक मुझे अकेले काम करने की जरूरत है। तय रहा। सराफिना तुरंत अपना नाजुक हाथ एक खुश मुस्कान के साथ बढ़ाती है। दृश्य बदलता है। जैसे ही जैंडर घर लौटता है उसके मन में एक तेजी का एहसास होता है। अगले ही पल ऑब्सीडियन वर्म को उसके पॉकेट डायमेंशन से बुलाया जाता है और वो तुरंत जैंडर की तरफ चिल्लाने लगता है। लगता है भूखा है, इसीलिए जैंडर उसे रेफ्रिजरेटर में सब कुछ खिला देता है। जैंडर इस मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन के बच्चे के गुणों की जांच करता है। ऑब्सीडियन वर्म, 30,000 हेल्थ, 1390% अटैक। ये ड्रैगन्स ब्रेथ ऑब्सीडियन स्केल्स की अपील करता है। ड्रैगन्स ब्रेथ एस रैंक, ड्रैगन प्रजाति का एक अनोखा पृथ्वी आधारित हमला करने का तरीका। एक विस्तृत क्षेत्र में जलाने वाला डैमेज देता है और जलने के प्रतिरोध को नजरअंदाज करता है। ऑब्सीडियन स्केल्स डबल एस रैंक, ऑब्सीडियन वीएम प्रजाति के प्राकृतिक स्केल्स अधिकतर तात्विक हमलों जैसे आग, बिजली और बर्फ से प्रतिरक्षित करते हैं और अधिकतर असामान्य स्थिति के प्रभावों को नजरअंदाज करते हैं। ये गुण जैंडर को हैरान कर देते हैं।
कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन प्रजातियां स्वर्ग को चुनौती देने वाली अस्तित्व है। किशोरावस्था में भी वो गोल्ड टियर बॉसेस के बराबर हैं। अगर वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते तो हर एक विनाशकारी शक्ति बन जाता। इसे पालने के लिए ज़ैंडर तुरंत अभिलेखागार में जानवर पालने के ज्ञान की खोज करता है। इस बीच लेफ्टिनेंट रेन ज़ैंडर के बारे में सभी जानकारियों की जांच कर रही है। एक प्रतिभाशाली जो क्लासेस के बीच अंतर भी नहीं कर सकता। किसी ने सच में SSS रैंक अनडेड स्कर्ज को ठुकरा दिया और एक खाली स्लेट क्लास चुनी। दिलचस्प। लेफ्टिनेंट रेन अपने हाथों को फैलाकर धीरे से बुदबुदाती है। एक खाली स्लेट क्लास ड्रैगन प्रजाति से कैसे समझौता कर सकती है? उसकी टर्मिनल पर ज़ैंडर का विस्तारित पता दिखता है। दृश्य बदलता है। अगली सुबह जल्दी ज़ैंडर अपने एक्सचेंज वाउचर के साथ आर्सेनल जाता है। भारी सुरक्षा वाले सेंट्रीज द्वारा उसकी पहचान सत्यापित करने के बाद ज़ैंडर इस अस्त्रागार में प्रवेश करता है जो बाहर से साधारण दिखता है। चारों तरफ देखने पर चमकदार उपकरणों की विशाल श्रृंखला कतर दर कतर रैकों पर भरी हुई है, अलग अलग रैंक और क्लासेस के अनुसार साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित। भारी कवच, चमड़े के कवच, कपड़े के कवच, चोगे, योद्धाओं से लेकर हत्यारों और जादूगरों तक सभी क्लासेस द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले उपकरणों को कवर करते हैं। लेकिन ज़ैंडर का आज का उद्देश्य ना तो कवच है ना ही डैमेज देने वाले हथियार। वो कीमती एक्सचेंज वाउचर का इस्तेमाल एक ऑफ हैंड हथियार के लिए करना चाहता है। ट्रायल टावर में फैंटम क्लॉ बेयर से लड़ते समय ज़ैंडर पूरी तरह से फुर्ती और सटीक स्थिति पर लड़भर था। उन भयानक हमलों से बचने में कामयाब रहा। लेकिन असली दुनिया में मॉन्स्टर्स अक्सर कहीं ज्यादा क्रूर होते हैं और फैंटम क्लॉ बेयर से कहीं ज्यादा फुर्ती वाले जीव हर जगह हैं। रक्षा करने और हमला करने में सक्षम होना ही असली सिद्धांत है। ढाल अनुभाग में सभी प्रकार की ढालें रैकों पर भरी हुई हैं। ढालें कई प्रकार की होती हैं। सबसे बड़ी शील्ड्स और काइट शील्ड्स हैं, जिनकी रक्षात्मक गुण सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन वो सबसे भारी भी होती हैं। आमतौर पर टीमों में सिर्फ फ्रंटलाइन योद्धाओं द्वारा उपयोग की जाती हैं। छोटी ढालें और बकलर्स एजिलिटी आधारित क्लासेस के लिए ऑफ हैंड हथियारों के रूप में जीवित रहने के साधन के रूप में काम करते हैं। सफलतापूर्वक हमलों को रोकने पर भी वो अधिकतर डैमेज को कम नहीं कर सकते। इसलिए ज़ैंडर ने तुरंत वॉर शील्ड्स चुने, जो अधिकतर हीरे के आकार की ढालें होती हैं, जो न सिर्फ पूरी तरह से पैरिस के दौरान अधिकतर डैमेज को रोकती हैं, बल्कि मुख्य हाथ के हथियारों के साथ बैशिंग टेक्निक्स के साथ पलटवार करने में भी सहयोग कर सकती हैं। इस पल एक ढाल का नाम ज़ैंडर का ध्यान खींचता है, टाइगर क्रेस्ट वॉर शील्ड। भले ही नाम साधारण लगता हो, इसका विशिष्ट सफेद बाघ का पैटर्न ज़ैंडर की आंखों में चमक ला देता है। ये व्हाइट टाइगर सिटाडेल 4 महान शहरों में से एक के एक प्रसिद्ध लोफार परिवार का अनोखा निशान है, फियर्स टाइगर मार्क। व्हाइट टाइगर सिटाडेल में सदियों पुराने इस लोहार परिवार ने लगभग हर परिवार के मुखिया को एक लोहार क्लास पेशेवर बनते देखा है, और यहाँ तक कि कई ग्रैंड मास्टर लोहार भी पैदा किए हैं। उनके परिवार द्वारा बनाया गया हर हथियार या उपकरण बिल्कुल अनोखे गुणों का मालिक होता है, और सभी में एक बेहद व्यावहारिक अतिरिक्त गुण या कौशल होता है। ज़ैंडर तुरंत उसकी जांच करता है। टाइगर क्रेस्ट वॉर शील्ड, गोल्ड टियर उपकरण, स्ट्रॉन्ग ब्लॉक प्रभाव, डैमेज कम करना, अतिरिक्त गुण पेरी काउंटर स्ट्राइक। सफल ब्लॉक के बाद पलटवार करने से 30% ज्यादा डैमेज होता है। यही है। ज़ैंडर तुरंत इस टाइगर क्रेस्ट वॉर शील्ड को उठा लेता है, उस पर लगी धूल की पतली परत को धीरे से पहुंचता है। बिना किसी संदेह के ये वॉर शील्ड भविष्य में ज़ैंडर का जीवन रक्षक हथियार बनेगा। कुछ ही पलों में ज़ैंडर भीड़ भरी सड़कों पर पहुंच जाता है। आज नए बैच के अवेकेंड के लिए पेशेवर बनने का पहला दिन है, और ना सिर्फ सभी गिल्ड्स नए लोगों की भर्ती के लिए उत्सुक हैं, बल्कि कई अकेले खिलाड़ी भी सड़कों पर स्थायी साथियों की भर्ती कर रहे हैं। लेकिन उनसे ज्यादा संख्या में छोटे विक्रेता उपकरण बेच रहे हैं। शुरुआती उपकरणों की जरूरत वाले अवेकेंड का एक बैच निश्चित रूप से एक बड़ा व्यावसायिक अवसर है। एक नक्शा, साथ ही सबसे नए गिल्ड लेवलिंग जोन की जानकारी। ज़ैंडर धीरे से कहता है। ये देखकर विक्रेता हिचकिचाता नहीं, तुरंत अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है और ज़ैंडर को दे देता है। आप सच में एक विशेषज्ञ है। ये सब जानकारी हमने कल रात ही इकट्ठा की है। 4 महान गिल्ड्स का वितरण और वो लेवलिंग जोन्स जिन पर वो दावा कर रहे हैं, सब इस पर चिह्नित है। ये वास्तव में वो जानकारी है जो ज़ैंडर सबसे ज्यादा चाहता है, क्योंकि हर नए बैच के अवेकेंड पेशेवरों की शुरुआत में 4 महान गिल्ड्स आमतौर पर कुछ क्षेत्रों पर खुलेआम कब्जा कर लेते हैं, और ज़ैंडर के लेवलिंग जोन्स को इन लोगों से दूर रखना सबसे अच्छा है, ताकि बहुत सारी नजरों से बचा जा सके।
लिफाफा खोलने पर सबसे पहले जो चीजें उसकी नजर में आती हैं वो है नए बैच के एस रैंक अवेकेंड के बारे में कुछ गर्मा गर्म खबरें। फर्स्ट एकेडमी एस रैंक पेशेवर अवेकेंड ईथन ने डोमिनियन गिल्ड, चारों महान गिल्ड्स में से एक, में शामिल होने का फैसला किया है। फर्स्ट एकेडमी एस रैंक पेशेवर अवेकेंड डोमिनिक ने ब्लैक हॉक गिल्ड में शामिल हो गए हैं। इन दो परिचित नामों को देखकर जैंडर अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। डोमिनिक फर्स्ट एकेडमी में खुलेआम जैंडर का दुश्मन रहा था, खुलेआम हर तरह के नीचे तरीके इस्तेमाल करता था। लेकिन ईथन अलग है, ये व्यक्ति बेहद दुष्ट है। असल में जैंडर ने पहले ही महसूस कर लिया था कि ईथन, जो रोज उसके पीछे रहता था, गहरी चाल चल रहा था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस व्यक्ति का दिल इतना छोटा होगा। उसके प्रति उसकी दयालुता ईथन की नजरों में नीचा दिखाने वाली दान बन गई। अब जब ईथन डोमिनियन, चारों महान गिल्ड्स में से एक, में शामिल हो गया है और डोमिनियन का एक प्रमुख पालन पोषण का लक्ष्य बन गया है, उसकी प्रकृति को देखते हुए वो निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। लेकिन इस बार भूमिकाएं उलट गई हैं। वो खुले में है जबकि जैंडर अंधेरे में है। डोमिनियन गिल्ड चारों महान गिल्ड्स में सबसे अमीर है और इसके अभिजात सदस्यों को सभी को उदार मुआवजा मिलता है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि ईथन फ्रॉस्ट प्लेट सोर्ड्समैन टैलेंट के साथ एक एस रैंक पेशेवर डोमिनियन द्वारा चुना गया। इस पल जैंडर मॉन्स्टर वितरण नक्शा की जांच कर रहा है, कॉप्स वेनम बैट्स। जब वो त्यक्त खदान में वितरित मॉन्स्टर्स को देखता है तो जैंडर की आंखें अचानक चमक उठती हैं। ट्रायल टावर में स्पेक्ट्रल वेनम के शक्तिशाली प्रभावों का अनुभव करने के बाद वो जहर कोटिंग प्लेस्टाइल में और भी दिलचस्पी लेने लगा है। अगर वो और नए विषयों को जोड़ सकता है तो ये मॉन्स्टर्स को पीसने, खासकर बॉस लेवल के जीवों से लड़ने के लिए एक दिव्य अस्त्र होगा। त्यक्त खदान भूमिगत है जिसमें जटिल रास्ते हैं, इसलिए कुछ ही पेशेवर इस जगह को चुनते हैं, ध्यान से बचने के लिए बिल्कुल सही। उसके साथ जैंडर तुरंत कुछ पोशंस खरीदने के लिए फार्मेसी जाता है, फिर त्यक्त खदान की तरफ दौड़ता है। इस दौरान जैंडर एसेंस को मजबूत करने के मैकेनिज्म को समझता है। सभी गुणों और कौशलों को हर स्तर पर मजबूत करने के लिए और ज्यादा एसेंस पॉइंट्स की जरूरत होती है। ए रैंक से एस रैंक में अपग्रेड करने के लिए कम से कम 100 एसेंस पॉइंट्स की जरूरत होती है, जबकि एस रैंक से डबल एस रैंक में अपग्रेड करने के लिए पूरे 1000 एसेंस पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसीलिए जैंडर का अब सबसे महत्वपूर्ण काम बड़े पैमाने पर एसेंस पॉइंट्स इकट्ठा करना है। जैसे जैसे भविष्य में गुण इकट्ठे होंगे, कौशलों या टैलेंट गुणों को मजबूत करना चुनौतीपूर्ण होगा। एसेंस पॉइंट्स का इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण गुणों पर करना होगा। नक्शा के मार्गदर्शन का पालन करते हुए जैंडर त्यक्त खदान पहुंच जाता है। खदान एक सुनसान जंगल में स्थित है जिसका आधा प्रवेश द्वार पहले ही धंस चुका है, बाकी आधा मलबे से मुश्किल से टिका हुआ है, यहाँ तक कि कुछ हद तक खतरनाक भी लग रहा है। कुछ ही पलों में एक ग्लोबक पकड़े हुए जैंडर ध्यान से खदान की सीढ़ियों के साथ कदम दर कदम गहराई में उतरता है। कुछ ही देर में काले रेतीले कण जमीन पर दिखते हैं, चमगादड़ों द्वारा छोड़े गए निशान। जैंडर तुरंत सतर्क हो जाता है, एक हाथ में लोहे का भाला निकालता है और दूसरे हाथ में टाइगर क्रेस्ट वॉर शील्ड पहनता है। फिर सावधानी से ग्लोबक की हल्की रोशनी में आगे बढ़ता है। अचानक उसे आगे सुरंग की छत से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल कई काले साए जैंडर की तरफ झपट पड़ते हैं, कम से कम 1 दर्जन कॉप्स वेनम बैट्स। जैंडर टाइगर क्रेस्ट वॉर शील्ड को अपने सर और छाती की रक्षा के लिए उठाता है और तुरंत कई जोरदार टक्कर लगती है। फिर भी जैंडर को सिर्फ आधा कदम पीछे धकेला जाता है, बिना किसी नुकसान के। ये टाइगर क्रेस्ट वॉर शील्ड का स्ट्रॉन्ग ब्लॉक प्रभाव है, जिससे जैंडर इस हमले की लहर से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से रोक सकता है। उसी समय जैंडर तुरंत अपना भाला उठाता है और अपने पैरों के पास के कॉप्स वेनम बैट पर बुरी तरह से वार करता है। एक कॉप्स वेनम बैट का हेल्थ बार लगभग 200 है और अब जैंडर एक बार में उसकी 3/4 हेल्थ खत्म कर सकता है। फिर वो एक और वार करता है, उस बात को वहीं मार देता है। इस पल एक सफेद रोशनी जैंडर के शरीर में जाती है और उसका अनुभव बार साफ तौर पर एक छोटा सा नौच बढ़ जाता है। जब वो कुछ पल के लिए भटकता है, एक बैट मौके का फायदा उठाकर उसे पीछे से जोर से काट लेता है। भले ही नुकसान ज्यादा नहीं है, जैंडर के सामने तुरंत एक प्रॉम्प्ट दिखता है। आप कॉप्स टॉक्सिन स्टेटस से प्रभावित हुए हैं, स्टन मीटर जमा हो रहा है। जैंडर को तुरंत अपनी दृष्टि धुंधली महसूस होती है, उसका सर तेजी से चक्कर खाने लगता है। ये कॉप्स टॉक्सिन का प्रभाव है। भले ही हर सेकंड होने वाला विष डैमेज ज्यादा नहीं है, ये एक स्टन स्टेटस जमा कर सकता है। ये देखकर जैंडर तुरंत 2 एंटीडोट पोशंस पीता है, आखिरकार अपने शरीर से विष को पूरी तरह से निकाल देता है।
अगले ही पल वो तुरंत स्किल बीस्ट ब्लड सर्ज एक्टिव करता है, फिर सीधा गुफा में बैट के झुंड पर हमला करता है। स्किल्स के एनहांसमेंट के साथ जैंडर का डैमेज आउटपुट तुरंत 2 गुना हो जाता है और कुछ ही पलों में गुफा के सभी बैट्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। कॉर्प्स वेनम बैट्स के एसेंस का बलिदान 2, भूत जैसा। एसेंस टुरांट बाद के शवों से निकलकर जैंडर के शरीर में समा जाता है। टैलेंट ट्रेट प्राप्त हुआ, कॉर्प्स टॉक्सिन। लक्ष्यों को मारने वाले हमले कॉर्प्स टॉक्सिन प्रभाव लगाते हैं, निरंतर डैमेज देते हैं और लगातार स्टन मीटर जमा करते हैं। ये देखकर जैंडर का दिल खुशी से भर जाता है। इस तरह का टैलेंट मानव पेशेवरों के खिलाफ इस्तेमाल करने पर एक पॉइजन कंट्रोल हथियार है। तभी जैंडर को अचानक अपने बाल खड़े होते महसूस होते हैं। ऊपर देखने पर उसे एक बड़े आकार का कॉर्प्स वेनम बैट चट्टानी दीवार से उल्टा लटका हुआ दिखता है, एक बॉस बंद। जैंडर का दिल सख्त हो जाता है। वो टाइगर क्रेस्ट वॉर शील्ड को छत की तरफ उठाता है, एक युद्ध मुद्रा में। जैसे ही एक अंधेरी हवा का झोंका गुजरता है, ऊपर का विशाल बैट अचानक जैंडर पर झपाटा है, ढाल से जोर से टकराता है। ये भयानक गति पहले के छोटे बैट्स के झुंड से कहीं ज्यादा भयानक है। तुरंत जैंडर को लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा देती है। इस पल 2 लंबे विषैले दांत सीधे जैंडर की तरफ आते हैं, इसलिए वो जल्दी से अपनी ढाल उठाकर उन्हें रोकता है। तीखी वाइब्रेशंस तुरंत उसके हाथ से गुजरती हैं और एक पल के लिए जैंडर नीचे दबा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है। इससे भी बुरा, जैंडर की कमर के पास का ग्लोबग वायलेट अचानक टूट जाता है और इससे पहले कि चमकदार ग्लोबग कुछ ही मीटर से ज्यादा उड़ पाता, विशाल कॉर्प्स वेनम बैट उसे एक ही घूंट में निगल जाता है। पूरी खदान तुरंत अंधेरे में डूब जाती है, लेकिन इससे पहले कि जैंडर अपना बैकअप ग्लोबग निकाल पाता, विशाल बैट किंग सीधा उस पर हमला कर देता है। ये देखकर जैंडर सिर्फ पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज से विशाल बैट के हमलों का अंदाजा लगा सकता है। इस पल एक गंदी हवा नजदीक आती है। जैंडर चुपचाप अपने मन में समय गिनता है। अब स्पेक्ट्रल वेनम अचानक एक्टिव हो जाता है और जैंडर के हाथ में लोहे का भाला जलते हुए लपटों से भर जाता है। ठीक अपने सामने के विशाल बैट किंग पर बुरी तरह से वार करता है। जैसे ही 2 प्रॉम्प्ट्स दिखते हैं, विशाल बैट के शरीर पर तुरंत आग लग जाती है। इस बार देखते हैं कहां भागते हो। बैट किंग का हेल्थ बार आधे से नीचे जाते देख जैंडर तुरंत बीस्ट ब्लड का सर्ज एक्टिव करता है और एक शक्ति की लहर तुरंत उसके शरीर में दौड़ जाती है। कॉर्प्स वेनम बैट किंग एक चीख मारता है और ये बॉस जिसने त्यक्त खदान पर राज किया था, आखिरकार जैंडर के भाले के नीचे गिर जाता है। उसी समय कॉर्प्स वेनम बैट किंग के शरीर से एसेंस की एक और लहर निकलती है। कॉर्प्स वेनम बैट किंग के एसेंस का बलिदान 2। जैंडर तुरंत बलिदान अनुष्ठान करता है। कॉर्प्स वेनम बैट किंग का एसेंस सफलतापूर्वक बलिदान हो गया। टैलेंट ट्रेट प्राप्त हुआ, सोनिक डिटेक्शन, बी रैंक सोनिक डिटेक्शन। जैंडर एक पल हैरान रह जाता है। ये उम्मीद नहीं थी कि वो सच में विशाल कॉर्प्स वेनम बैट किंग से ये गुण प्राप्त करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उस अंधेरी भूमिगत खदान में कॉर्प्स वेनम बैट किंग उस पर इतनी सटीकता से हमला कर पाया था। सोनिक डिटेक्शन की जांच करने पर वो देखता है कि ये बी रैंक स्किल अब उसकी स्किल लिस्ट में है। सोनिक डिटेक्शन आसपास के वातावरण और दुश्मनों की लगभग स्थितियों का पता लगाने के लिए उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है। प्रभावी सीमा 30 मीटर। इस पल जैंडर के सामने अचानक एक प्रॉम्प्ट दिखता है। आपके पास 135 एसेंस पॉइंट्स हैं, स्किल को मजबूत करें। तभी उसे याद आता है कि उसने काफी एसेंस पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। अब एक स्किल को मजबूत करने का समय है। जैंडर पहले सोनिक डिटेक्शन को मजबूत करने का फैसला करता है, क्योंकि ये स्किल उसके आसपास दिखने वाले मॉन्स्टर्स का पहले से पता लगा सकती है। इसे लगातार 2 बार मजबूत करने के बाद सोनिक डिटेक्शन सीधा एस रैंक अल्ट्रासोनिक एनिमी लॉक में अपडेट हो जाता है। असर मनुष्यों द्वारा ना सुनी जा सकने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे उच्च आवृत्ति स्पंदनों में उत्सर्जित करता है। आसपास के भूखंड का तेजी से पता लगाता है, दुश्मन की स्थितियों और गति के पथों को सटीक रूप से स्थानित करता है, जिसमें छुपे हुए और अदृश्य अवस्थाओं में दुश्मन भी शामिल हैं, लेकिन वॉइड अवस्था में नहीं। प्रभावी सीमा 100 मीटर। जैंडर को तुरंत महसूस होता है कि ये 100 एसेंस पॉइंट्स बिल्कुल वसूल थे। ये व्यवहारिक रूप से हत्यारे क्लासेस के खिलाफ एक दिव्य स्किल है। छिपने की क्षमता वाले हत्यारे अक्सर आपको एक अचानक पहले हमले से चौंका सकते हैं, लेकिन अब इस स्किल के साथ किसी भी हत्यारे के लिए जैंडर पर घात लगाना लगभग असंभव है। सिर्फ एक त्यक्त खदान ने उसे इतने सारे आश्चर्य दिए।
इसलिए अगले 3 दिनों तक सफलता का स्वाद चखने के बाद उसने सीधा कैपिटल सिटी के आसपास के सभी निम्न स्तरीय लेवलिंग जोन्स को साफ कर दिया। नॉर्दर्न वेस्ट्स जंगली भेड़िए के एसेंस का बलिदान देकर। टैलेंट ट्रेट प्राप्त हुआ ब्लड थर्स्ट। कैंक मीले हमले 5% जीवन चोरी प्रभाव देते हैं। साउदर्न हाईलैंड्स क्षेत्र गॉब्लिन शामन के एसेंस का बलिदान देकर। टैलेंट ट्रेट प्राप्त हुआ फोकस डी रैंक। स्पिरिट गन 100 बढ़ गया। और गेलविंड बैरन्स में अनडेड सैनिक के एसेंस का बलिदान देकर टैलेंट ट्रेट प्राप्त हुआ पॉइजन रेजिस्टेंस डी रैंक। विष प्रतिरोध 100 बढ़ गया। जबकि जैंडर थके बिना मॉन्स्टर्स का बलिदान देकर गन प्राप्त कर रहा है। उसकी क्लास के कुछ साथी अवेकेंड ये देखते हैं और वो लगातार जैंडर का क्लास चैनल में मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं हमारे पुराने प्रतिभाशाली बीज को किसी की मदद की जरूरत है या नहीं। फिर कई लोग ईथन की चापलूसी करने लगते हैं। मैंने सुना है हाल ही में क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट में एक नया डंजन दिखा है जिसका खतरे का स्तर अभी तक अनिश्चित है। पता नहीं ईथन डोमिनियन गिल्ड के शाखा सदस्यों को पहली बार पार करने के लिए ले जाएगा या नहीं। ईथन अपनी स्थिति को छुपाए बिना कहता है, पहली बार पार करना स्वाभाविक है। मैं अब डोमिनियन गिल्ड के कैपिटल सिटी शाखा का लीजन कमांडर हूँ। डोमिनियन गिल्ड के सभी नए पेशेवर मेरे प्रबंधन में हैं और इस नए डंजन का पहला पार डोमिनियन निश्चित रूप से इसे हासिल करेगा। बिना किसी पर्दे के चापलूसी की एक श्रृंखला के बीच जैंडर तेजी से एक मुख्य वाक्यांश निकालता है। क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट में सच में एक नया डंजन दिखा है। स्थानिक दरारों की अस्थिरता के कारण नए डंजन्स किसी भी क्षेत्र में दिख सकते हैं और नए डंजन्स का खतरे का स्तर अक्सर अज्ञात होता है। इसीलिए कैपिटल सिटी की सेना नए डंजन्स के पहले पार के लिए बेहद उदार इनाम देती है। इतना ही नहीं, कई विशेष डंजन्स में इनाम के संदूक और खजाने होते हैं जो सिर्फ पहली बार पार करने वालों को ही मिल सकते हैं, जिससे सभी प्रमुख गिल्ड्स नए डंजन्स के पहले पार के पीछे उत्सुकता से लगे रहते हैं। और ये नया डंजन जैंडर के लिए भी जरूरी है, क्योंकि नए डंजन्स का मतलब है नए मॉन्स्टर्स और नए मॉन्स्टर्स का मतलब है नए गुण। जब क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट में नए डंजन की खबर फैलती है तो पहले से ही सुनसान रेगिस्तान तुरंत जीवंत हो जाता है। जब जैंडर क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट की तरफ चलता है तो उसके आसपास हर जगह इस नए डंजन को आजमाने के लिए उत्सुक पेशेवर हैं। अधिकतर या तो गिल्ड टीमों में जा रहे हैं या 3 से 5 के छोटे समूह में एक साथ हो रहे हैं। सब जानते हैं कि जबकि एक नए डंजन का दिखना अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब खतरा भी है। और अनिश्चित खतरे के स्तर वाले नए डंजन पहले भी दिखे हैं। गौरव की तलाश में पेशेवरों की पूरी पार्टी के मिटने के मामले अनगिनत हैं। और एक और साथी का मतलब है एक और विश्वसनीयता की परत। इस पल जैंडर का कम्युनिकेटर अचानक बैठता है और सेरेफिना की आवाज आती है। जैंडर, क्या तुमने क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट में दिखने वाले नए डंजन के बारे में सुना है? जैंडर तुरंत जवाब देता है, मैं रास्ते में हूँ, तुम भी आ रही हो क्या? सेरेफिना दूसरी तरफ से लगभग तुरंत जवाब देती है, मैं आना चाहती हूँ, लेकिन आज मुझे गिल्ड बनाने की मंजूरी की प्रक्रिया करनी है और फिर कुछ भर्ती के मामले देखने हैं। मैंने सुना है ब्लैक हॉक और डोमिनियन गिल्ड्स भी क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट गए हैं, इसीलिए अकेले में सावधान रहना। ठीक है, जैंडर सरल रूप से एक शब्द से जवाब देता है और सेरेफिना कोई और संदेश नहीं भेजती। इस समय जैंडर धीरे धीरे क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट की गहराइयों में पहुंच चुका है। जानकारी के अनुसार नए डंजन के दिखने वाले स्थान के नजदीक और नजदीक। दूर से देखने पर आगे पहले ही काफी भीड़ जमा हो चुकी है। डंजन पहले पीली रेत के नीचे दफन एक प्राचीन मकबरा था। कहा जाता है कि कुछ दिन पहले तेज हवाओं के रेत को उड़ा ले जाने से ये सामने आया था, इस भूमिगत मकबरे के प्रवेश द्वार को प्रकट करते हुए। लूलन के जनरल का मकबरा। खतरे का स्तर अज्ञात। इस समय जैंडर को कई परिचित चेहरे दिखते हैं। यकीनन डोमिनियन गिल्ड्स का ईथन पहले ही पहुंच चुका है। इस पल जैंडर के पीछे से एक तीखी आवाज आती है, जैंडर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैंडर मुड़कर देखता है और देखता है कि बोलने वाला उसका पुराना डेस्कमेट विलोमिस्ट है। विलोमिस्ट के शब्दों से जैंडर तुरंत भीड़ का केंद्र बन जाता है और एक ही पल में हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगता है। यहाँ तक कि ईथन भी अपना हथियार निकालकर जैंडर पर तेजी से तान देता है। ये एक लंबी तलवार है, कम से कम गोल्ड टियर उपकरण। ब्लेड पाले जैसे संघनन से ढका हुआ है, ठीक एस रैंक फ्रॉस्ट ब्लेड स्वॉर्ड्समैन क्लास का टैलेंट स्किल। अगले ही पल उसके हाथ में पाले से ढकी लंबी तलवार एरिया ऑफ इफेक्ट तलवार ऊर्जा के साथ जैंडर की तरफ तेजी से वार करती है। इस पल जैंडर के हाथ में एक ढाल धारण सफेद बाघ के पैटर्न दिखते हैं।
धातु से धातु टकराने की आवाज के साथ टाइगर क्रेस्ट वॉर शील्ड इस तलवार के वार को मजबूती से रोक देता है, जिसमें काटने वाली तलवार ऊर्जा भी शामिल है जो तुरंत बिखर जाती है। इससे पहले कि ईथन खुद को संभाल पाता, जैंडर के दूसरे हाथ में लोहे का भाला तेजी से आगे बढ़ता है, ठीक उसकी गर्दन पर दबाव डालता है। ये दृश्य कुछ ही सेकंड्स में होता है और जो भीड़ अभी शोर मचा रही थी वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। हर कोई इस दृश्य से हैरान और चुप हो जाता है। स्रैंक पेशेवर ईथन का पूरा जोर का वार जैंडर ने आसानी से रोक दिया। अपने प्रतिद्वंद्वी के हथियारों का पता लगाए बिना हमला करना। लगता है हाई स्कूल के वो 3 साल जो मैंने तुम्हें सिखाने में बिताए बर्बाद हो गए एक ही पल में। हाई स्कूल के 3 साल तक जैंडर द्वारा पूरी तरह दबाए जाने का डर फिर से ईथन के दिल में भर जाता है। ये असंभव है, तुम अब सिर्फ एक खाली स्लेट क्लास हो। ईथन के थोड़े भौचक के चेहरे पर एक भयानक भाव उभर आता है, लेकिन इस पल भीड़ के पैरों के नीचे की पीली रेत अचानक एक विशाल भंवर की तरह बहने लगती है और फिर पीली रेत के नीचे से धीरे धीरे एक मकबरे का प्रवेश द्वार निकलता है। पीली रेत से बाहर निकला मकबरे का कोना भी सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। क्या हो रहा है? क्या डंजन शुरू हो रहा है? उसी समय सबके सामने एक प्रॉम्प्ट दिखता है। लूलैंड के जनरल का मकबरा डंजन खुल गया है। जैंडर की नजर दौड़ती है और वो सीधा मकबरे के एक प्रवेश द्वार में घुस जाता है। आखिरकार डंजन के भीतर विशेष इनाम प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये देखकर पास खड़ा ईथन भी लोगों को धीरे धीरे डंजन में ले जाता है। इस भूमिगत मकबरे के अंदर जगह बेहद विशाल है, जहां हर तरफ पश्चिमी क्षेत्र की शैली की नक्काशी है और दीवारों पर बनी अलग अलग रंग बिरंगी चित्रकारी हवा आने से धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो रही हैं और उनका रंग उड़ रहा है। जैंडर ऊपर देखता है और थोड़ी दूर एक कॉरिडोर के आखिर में काफी धूल से ढका एक ट्रेजर चेस्ट देखता है। इसके विशेष पैटर्न साबित करते हैं कि ये चेस्ट निश्चित रूप से लूलो के जनरल के मकबरे का एक विशेष ट्रेजर चेस्ट है। लेकिन जैंडर लापरवाही से काम नहीं करता, बल्कि अल्ट्रासोनिक एनिमी लग को एक्टिव करता है। ना सुनाई देने वाली हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक तरंगे तुरंत उस पतले कॉरिडोर में गूंजती हैं और जल्द ही वापस आती हैं। परिणाम, जैंडर के आसपास अचानक 3 लाल बिंदु दिखते हैं। लगता है उसके अलावा आसपास 3 और लोग हैं। यकीनन कुछ सेकंड्स बाद पीछे से कदमों की आवाज आती है। आने वाले तीनों लोग असल में एक ही यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। सभी की छाती पर एक विशेश प्रतीक है, अज़्योर स्काई, और वो भी अपने ठीक सामने जैंडर को देख लेते हैं। उन तीनों लोगों की आंखों में तुरंत थकान दिखती है, खासकर तब जब उनका नेता चश्मा पहने एक युवा आदमी कॉरिडोर के दूर आखिर में उस ट्रेजर चेस्ट को भी देखता है। वो तीनों तुरंत एक दूसरे को देखते हैं, अपने हथियार निकालते हैं और चुपचाप जैंडर को घेर लेते हैं। सुनो, ये चेस्ट तुम्हारे लेने के लिए नहीं है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो दफा हो जाओ। चश्मा पहने नेता कठोरता से कहता है। अपने हाथ में एक चमकती हुई डैगर उठाता है और जैंडर की तरफ इशारा करता है। इस व्यक्ति की क्लास हत्यारा होनी चाहिए, जबकि चश्मे वाले आदमी के बगल में दूसरे 2 क्रमशः एक जादूगर और एक तलवार और ढाल योद्धा हैं। जैंडर अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। डंजन्स में चीजें बिना मालिक की होती हैं, सिर्फ पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत का पालन करती हैं, या जिसकी मुट्ठी ज्यादा मजबूत होती है वो उसे पाता है। लेकिन इतने साफ दिखने वाले कॉरिडोर के आखिर में रखा ये चेस्ट शायद इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। जैंडर बस एक तरफ हट जाता है, ट्रेजर चेस्ट का रास्ता दे देता है, फिर मुड़कर दूसरी दिशा में सीढ़ियों की तरफ चलता है। इस कोने की सीढ़ियों से ऊपर जाने पर प्लेटफॉर्म की दूसरी मंजिल आती है, जहां से नीचे का कॉरिडोर साफ दिखता है। जैंडर को अपनी नजरों से ओझल होते देख चश्मे वाला आदमी और उसके 2 साथी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ते, बल्कि अकेले फ्रंटलाइन योद्धा को ढाल उठाकर आगे चलने देते हैं, जबकि बाकी उसके पीछे छिपते हैं, कॉरिडोर के किनारे से आगे बढ़ते हुए। तभी सबसे आगे चल रहा एक बड़ी ढाल वाला योद्धा अचानक रुक जाता है और एक ही पल में कॉरिडोर के दोनों छोरों से अनगिनत जहरीले तीर चलते हैं, जिससे योद्धा घबराकर अपनी ढाल को रोकने के लिए ऊपर उठाता है। लेकिन उसके पीछे का जादूगर समय पर बच नहीं पाता और उसके पैर में एक तीर लग जाता है। अपने लगातार कम होते हेल्थ बार को देखकर वो जल्दी से एक एंटीडोट पोशन पीता है। आखिरकार समय पर जहर के प्रभाव को रोक देता है। तभी आगे कॉरिडोर का संगमरमर का फर्श अचानक धंस जाता है और आगे वाले योद्धा का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है, नीचे नुकीले जालों की पंक्तियों को देखते हुए।
खुशकिस्मती से योद्धा तेजी से प्रतिक्रिया करता है, दोनों हाथों से पीछे के फर्श को पकड़ लेता है। इस पल पीछे चश्मे वाला आदमी अपने साथी की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, बल्कि अचानक इस जाल के ऊपर से कूद जाता है, कॉरिडोर के आखिर में, ट्रेजर चेस्ट की तरफ दौड़ते हुए। भाइयों, मुझे देखने दो कि तुम्हारे लिए इस चेस्ट में क्या है। उसकी आंखें अनंत लालच से भरी हैं। जब योद्धा की ताकत जवाब देने वाली होती है, जैंडर, जो किनारे पर इंतजार कर रहा था, सही समय पर हस्तक्षेप करके उन दोनों को बचा लेता है। अपनी ढाल और कवच उतारो, जान या उपकरण तुम्हारी पसंद। योद्धा ओवेन रीड तुरंत दर्जनों पाउंड वजन की ढाल फेंक देता है और अपने सभी उपकरण उतार देता है। फिर जादूगर की मदद से सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ चश्मे वाला मार्कस थॉर्न पहले ही ट्रेजर चेस्ट तक पहुंच चुका है और कुशल रूप से उसे खोलना शुरू कर देता है। भले ही उन दोनों को गुस्सा आता है, जैंडर फिर भी उन्हें तसल्ली देता है, चिंता मत करो, ये इतना आसान नहीं है। दूसरी मंजिल के प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह से वो साफ देखता है कि कॉरिडोर के आखिर में ट्रेजर चेस्ट के पीछे एक बेहद सूक्ष्म टेलीपोर्टेशन अरे छिपा है। अगर उसका अनुमान सही है तो इस टेलीपोर्टेशन अरे को शुरू करने की शर्त चेस्ट को खोलना है, और मार्कस थॉर्न, जो लालच भरे भाव के साथ चेस्ट के सामने बैठा है, इसे पूरी तरह अनजान है। उसके सामने का चेस्ट खुल जाता है, जिसमें एक अंगूठी दिखती है और उसके अलावा एक बेहद कीमती एक्सेसरी उपकरण भी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ चेस्ट में जाता है, चेस्ट के नीचे का टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिव हो जाता है, जो तुरंत उसे वहां खींच लेता है। अगले ही पल वो वापस उस नुकीले जाल पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो जाल के किनारे को जोर से पकड़ता है, फिर अपने साथियों की तरफ चिल्लाता है, मेरी मदद करो। लेकिन सिर्फ दो ठंडी नजरें उसे जवाब देती हैं, तुम्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं है, गुड लक, तुम नीच डस्ट। ओवेन रीड अपने साथी फीलिक्स वॉर्ड का हाथ पकड़ता है, जाने के लिए मुड़ता है और जाने से पहले कृतज्ञता से दूसरी मंजिल के प्लेटफॉर्म पर जैंडर को देखता है, अपने हाथ जोड़ते हुए। तुम्हारी महान कृपा के लिए धन्यवाद। बिना उपकरण के इस डंजन में और ज्यादा देर तक रुकना आत्महत्या होगी, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। मेरा नाम ओवेन रीड है। जब हम कैपिटल सिटी लौटेंगे तो मैं जरूर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ये कहने के बाद वो दोनों मुड़कर चले जाते हैं। इस समय तक चेस्ट के नीचे का टेलीपोर्टेशन अरे पहले ही नष्ट हो चुका है, साफ तौर पर एक बार इस्तेमाल होने वाला अरे, और जैंडर पहले ही रस्सी का इस्तेमाल करके चेस्ट तक पहुंच चुका है। फिर धीरे से अंदर से अंगूठी उठाता है और उसे सीधे पहन लेता है। अंगूठी के गुण तुरंत उसके सामने दिखते हैं। जीड ट्रेजरी रिंग, लेवल रिक्वायरमेंट 20। विवरण, लूलन के जनरल के परिवार का एक संग्रह जो लूलन राज्य के अनोखे जेड से बना है, पूरी तरह क्लियर। इसे पहनने से ताजगी का एहसास होता है और ये जनरल के मकबरे को खोलने की चाबी है। गुण, स्पिरिट 5 बढ़ गया, स्ट्रेंथ 5 बढ़ गया। अतिरिक्त गुण, मानसिक स्पष्टता, स्टन रेजिस्टेंस 35% बढ़ गया। जे ट्रेजरी रिंग प्राप्त करने के बाद जैंडर एक बार फिर प्लेटफॉर्म से लटकी रस्सी पर झूलकर कॉरिडोर के प्रवेश द्वार तक जाता है। अपने पैरों पर एक हाथ से लटके बुरी तरह भीख मांगते मार्कस थॉर्न को देखकर जैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसे ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाने वाला होता है, वो देखता है कि मार्कस थॉर्न के दूसरे हाथ में डैगर अचानक उसकी तरफ आता है। लेकिन धातु से धातु टकराने की आवाज के साथ उसके हाथ में पकड़ा डैगर सफेद बाग के पैटर्न वाली ढाल द्वारा मजबूती से रोक दिया जाता है। जैंडर ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है। अगले ही पल जैंडर उसे जोर से नीचे लात मारता है और मैसिव डैमेज नंबर्स निकलते हैं। मार्कस थॉर्न अब एक ठंडी लाश बन चुका है। इस पल जैंडर पूरी तरह हैरान होने का भाव दिखाता है, क्योंकि मार्कस थॉर्न के शरीर से सच में एसेंस निकलता है। फिर एक प्रॉम्प्ट जो जैंडर के पूरे शरीर को कंपा देता है उसके सामने आता है। मानव पेशेवर मार्कस थॉर्न के एसेंस का बलिदान दो। मानव पेशेवर भी मारे जाने के बाद एसेंस छोड़ते हैं। जैंडर हैरान हुए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ये ना सिर्फ एक बड़ी खोज है, बल्कि जैंडर की नैतिकता के लिए भी एक चुनौती है, जो खुद को एक इंसान मानता है। अगर मानव पेशेवरों का भी बलिदान दिया जा सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी मजबूत बनने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकता है? अपने सामने इस प्रॉम्प्ट को देखकर जैंडर चुनने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाता है। जैसे ही जाल के अंदर से एसेंस हवा में तैरता है और जैंडर के शरीर में घुल जाता है, एक प्रॉम्प्ट भी दिखता है। पेशेवर मार्कस थॉर्न का एसेंस सफलतापूर्वक बलिदान हो गया। स्किल प्राप्त हुई, लॉक पिकिंग, रैंक टियर 1। ये लॉक पिकिंग स्किल टीम डंजन रन्स के लिए जरूरी है और हत्यारा और चोर क्लासेस के महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है।
और अब ये सोलो खिलाड़ी जैंडर के लिए एक बड़ी संपत्ति बन गई है। उस कॉरिडोर को छोड़ने के कुछ देर बाद जैंडर को एक बार फिर अल्ट्रासोनिक एनिमी लॉक के जरिए आसपास पेशोरों की एक टीम मिलती है, जिन्होंने शायद जनरल के मकबरे के अंदर मॉन्स्टर्स का सामना किया है। जैंडो आवाज का पीछा करते हुए चुपचाप नजदीक जाता है और देखता है कि पेशेवरों की ये टीम मकबरे के एक साइड हॉल में घुस गई है। टीम में कुल 5 लोग हैं, जिसमें फ्रंटलाइन डैमेज डीलर्स, हीलर्स और सपोर्ट क्लासेस सब पूरे हैं और काफी अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। फिलहाल उन मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं जो विशाल कनखजूरे जैसे दिखते हैं। ये कनखजूरे पहरेदार एक इंसान जितने लंबे खड़े विशाल राक्षस कीड़े जैसे हैं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले लगते हैं। लेकिन पेशेवरों की इस टीम के तालमेल के साथ काम करने से एक साथ 2 पहरेदारों का सामना करने पर भी कोई अफरा तफरी नहीं होती। इस बीच जैंडर को थोड़ी दूर एक अकेला कंखाजुरा पहरेदार मिलता है, इसीलिए अपना भाला पकड़े हुए वो सीधा उस पर वार करता है। जैंडर के भाले का वार साफ तौर पर नोक पर रुका हुआ महसूस होता है और फिर एक डैमेज नंबर आता है जो जैंडर की उम्मीद से कहीं कम है। हल्की रोशनी में जैंडर साफ देखता है कि कंखाजुरे पहरेदार के अंगों के अंदर असल में कवच है, जैसे मांस में उगा हो, जो उसकी सबसे ठोस रक्षा बन गया है। और जैंडर का भाला इस कवच के स्केल्स में से एक पर लगा, जिससे पूरा आधा डैमेज रुक गया। मांस में उगा कवच। जैंडर याद किए बिना नहीं रह पाता कि ये कनखजूरे पहरेदार लुलान लोगों द्वारा जादू टोने और शाप का इस्तेमाल करके बनाए गए मॉन्स्टर्स हैं, जिन्हें हमेशा के लिए लुलान के जनरल के मकबरे की रक्षा के लिए इस मकबरे में सील किया गया है। उसके तुरंत बाद कनखजूरे पहरेदार का पलटवार तेजी से आता है। विशाल कीड़ा अपने ऊपरी शरीर को ऊंचा उठाता है। उसके कनखजूरे जैसे अंग, जिनमें से हर एक में कांटे हैं, एक भयानक तूफान की तरह जैंडर की तरफ आते हैं। खुशकिस्मती से जैंडर समय पर प्रतिक्रिया करता है। उसकी ऑफ हैंड टाइगर क्रेस्ट वॉर शील्ड पतले मकबरे के रास्ते में आगे मजबूती से ब्लॉक करती है। पंजों के धातु को खुरचने की कान फोड़ने वाली आवाज तुरंत गूंज उठती है। ढाल द्वारा सारा डैमेज रोक लिया गया। उन कांटे वाले अंगों से अचानक काली भाप निकलने लगती है, जो जैंडर के सामने धुएं की तरह फैल जाती है। क्या ये जहर है? जैंडर का दिल तुरंत सख्त हो जाता है। वो अपनी सांस रोक लेता है, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर डैमेज दिखने लगता है। जैंडर तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। तभी तो उस हीलर ने अलग होने से पहले मुझे खास तौर पर लाइट्स ब्लेसिंग बफ दिया था। पता चला कि ये कनखजूरे पहरेदार असल में विशेष स्पेक्ट्रल डैमेज देते हैं। स्पेक्ट्रल डैमेज अनडेड टाइप के मॉन्स्टर्स का एक अनोखा डैमेज है, जिसमें फिजिकल डिफेंस को नजरअंदाज करने का गुण होता है, और ये मॉन्स्टर्स के सबसे परेशान करने वाले टाइप्स में से एक भी है। हालांकि खुशकिस्मती से इन कनखजूरे पहरेदारों में स्पेक्ट्रल गुण का सिर्फ एक निशान है, और ये पूरी तरह से वो परेशान करने वाला स्पेक्ट्रल डैमेज नहीं है। जैंडर के अभी के हेल्थ पॉइंट्स और 5 गुना रिकवरी के साथ बोनस से वो आसानी से इस 30 से ज्यादा पॉइंट्स की स्पेक्ट्रल डैमेज को नजरअंदाज कर सकता है। जैंडर तुरंत टाइगर क्रेस्ट वॉरशील्ड को अपनी छाती के सामने रखता है, जबकि दूसरे हाथ में लोहे का भाला तेजी से आगे बढ़ता है। स्पेक्ट्रल वेनम तुरंत एक्टिव हो जाता है। स्पेक्ट्रल टाइप के मॉन्स्टर्स स्वाभाविक रूप से जहर के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इन कनखजूरे पहरेदारों को ज्यादा से ज्यादा आधा स्पेक्ट्रल माना जा सकता है, इसलिए कम से कम जलने के डैमेज से बचा नहीं जा सकता। स्पेक्ट्रल वेनम लगा भाला तुरंत कनखजूरे पहरेदार की सतह को जला देता है। बर्न डैमेज -39। जैसे ही बर्न डैमेज नंबर्स एक के बाद एक आते हैं, जैंडर भी अपने भाले के डैमेज आउटपुट को नहीं रोकता। मॉन्स्टर के शरीर पर जलने वाली आग की रोशनी में जैंडर साफ देखता है कि इस मॉन्स्टर के मांस में कवच उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से नहीं ढकता, बल्कि हर कवच प्लेट के बीच थोड़े गैप वाले स्केल्स जैसा दिखता है। अगर वो इन गैप्स पर हमला कर सके तो वो मांस में उन कवच प्लेट्स की रक्षा को नजरअंदाज कर सकता है। जैंडर के हाथ मेरा भला अचानक आगे बढ़ता है, सटीक रूप से स्केल्स के बीच के गैप में घुसता है, सीधे एक बार में मैसिव डैमेज देता है। -319। यकीनन ये वीक पॉइंट डैमेज है। तरकीब मिलने के बाद जैंडर सीधा बीस्ट ब्लड सर्च एक्टिव करता है। डैमेज और आउटपुट क्षमता फिर से बढ़ जाती है और सिर्फ 2 मिनट के अंदर इस कनखजूरे पहरेदार को आधी हेल्थ से भी कम कर देता है। यहां तक कि जब इस प्रकार के मॉन्स्टर की हेल्थ सबसे नीचे पहुंच जाती है, तब भी ये उस सुन्न अवस्था में रहता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ घुसपैठियों पर बिना सोचे समझे हमला करने में सक्षम है। जैसे ही इसकी छलांग एक बार फिर जैंडर के हाथ में टाइगर क्रेस्ट वॉर शील्ड द्वारा मजबूती से रोक ली जाती है। जैंडर के दूसरे हाथ का भाला तेजी से आगे बढ़ता है। एक बड़ा डैमेज नंबर तुरंत इसके आखिरी हेल्थ बार को खत्म कर देता है, -629।
जैसे ही अनुभव की एक लहर जैंडर के शरीर में जाती है, इस कनखजूरे पहरेदार के शव से भी एसेंस की एक लहर निकल आती है। जैंडर तुरंत इसका बलिदान दे देता है। इस तरह के अजीब जीव, जिसका दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए, सदियों पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। कनखजूरे पहरेदार का एसेंस सफलतापूर्वक बलिदान हो गया। एसेंस पॉइंट्स 1 बढ़ गया। सिर्फ एक कनखजूरे पहरेदार का बलिदान देने से सच में इसका गुण आसानी से नहीं मिलता। जैंडर मकबरे के रास्ते के साथ और गहराई में जाता है। हल्की रोशनी में कम से कम 7 या 8 और नंगी आंखों से दिख रहे हैं। जैंडर आगे बढ़ता रहता है, अपने अभी के गुणों और युद्ध क्षमता के साथ। एक ही समय में कई मॉन्स्टर्स का सामना करना कोई समस्या नहीं है, जब तक कि उस पर दोनों तरफ से हमला ना किया जाए। अपना रास्ता बनाते हुए मारता है। कनखजूरे पहरेदार के शव पतले अंधेरे मकबरे के रास्ते में पीछे छूट जाते हैं। दूसरी तरफ पेशेवर टीम, जिसने साइड हॉल में सभी कनखजूरे पहरेदारों को साफ कर दिया था, वो भी मकबरे के अंदर आगे बढ़ने का फैसला करती है। कैप्टन, क्या हमें भी इस मकबरे के रास्ते से जाना चाहिए? टीम में आर्चर फ्लिन तुरंत उस रास्ते की तरफ इशारा करता है जहां से जैंडर पहले गया था। शायद हम उस व्यक्ति तक पहुंच सके। वो अकेला आदमी ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, और अगर कुछ होता है तो हम मदद कर सकते हैं। कैप्टन गैरेथ ब्राइट भी सहमति में सर हिलाते हैं। भले ही उसने भी देखा था कि उस व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से असाधारण थी, उसके दिल में लगता है कि चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अकेले कनखजूरे पहरेदारों को मारने में निश्चित रूप से बहुत मेहनत लगेगी। चलो चलते हैं। अगर वो हमें मिलता है तो हम उसे थोड़े समय के लिए अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। गैरेथ एक गहरी आवाज में कहता है, जबकि टीम को उस मकबरे के रास्ते में ले जाता है। हमेशा की तरह मैं आगे चलूंगा। आर्चर फ्लिन और ब्लेज यांग मेरे पीछे आओ। लेरो बीच में चलो। ड्रेक, तुम पीछे रहो। 2 योद्धा क्लासेस आगे और पीछे। मुख्य डैमेज डीलर्स और हीलर बीच की स्थिति में सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद गैरेथ एक कनखजूरे पहरेदार का शव मकबरे के रास्ते के बीच में पड़ा हुआ देखता है। ये आदमी सच में अकेले कनखजूरे पहरेदारों को मार सकता है। गैरेथ हैरान हुए बिना नहीं रह पाता। भले ही वो एक फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में कनखजूरे पहरेदार के हमलों को भी सह सकता है, सिर्फ अपने डैमेज आउटपुट पर निर्भर रहकर। वो कनखजूरे पहरेदार के मोटे कवच को नहीं भेद सकता, और उसे टीम के आर्चर और मेघ पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये तो बस शुरुआत है। कुछ और कदम चलने के बाद सबसे आगे चल रहे गैरेथ को दूसरा कनखजूरे पहरेदार का शव मिलता है। आर्चर फ्लिन, हमें अभी एक कनखजूरे पहरेदार को मारने में कितना समय लगा? गैरेथ थोड़ा हैरानी से पूछता है। आर्चर फ्लिन भी बड़ी आंखों से जवाब देता है, कैप्टन, हम 5 के डैमेज देने के बाद भी एक कनखजूरे पहरेदार को मारने में कम से कम 10 मिनट से ज्यादा लगते हैं। इस आदमी ने पहले ही 2 मार दिए हैं। जैसे जैसे मकबरे का रास्ता धीरे धीरे गहरा होता जाता है, कनखजूरे पहरेदारों के शव एक के बाद एक उनके सामने आते हैं। टीम के सबसे बड़े डैमेज डीलर के रूप में आर्चर फ्लिन का नजरिया थोड़ा बिखर जाता है। कैप्टन, वो आदमी कैसा मॉन्स्टर था? 1 घंटे से भी कम समय बीता है ना? उस आदमी ने कम से कम 1 दर्जन कनखजूरे पहरेदार मार दिए हैं। क्या उसका अकेला डैमेज आउटपुट हमारी पूरी टीम से ज्यादा है? और कैप्टन गैरेथ ब्राइट का चेहरा भी अविश्वास से भरा हुआ है जब वो अपना लैंप उठाकर जमीन पर पड़े मॉन्स्टर के शवों को ध्यान से देखता है। लगता है उस आदमी के पास बर्न हमले के तरीके हैं, लेकिन अकेले बर्न हमलों से इतना आउटपुट नहीं मिलता। क्या वो एस रैंक पेशेवर हो सकता है? लेकिन क्या कैपिटल सिटी में सिर्फ कुछ ही एस रैंक पेशेवर नहीं है? ये सच में अजीब है। गैरेथ ब्राइट की क्लास सी रैंक हैवी आर्मर वॉरियर है, जो सभी क्लास रैंक्स में सबसे कम डी रैंक क्लास से सिर्फ 1 लेवल ऊंची है, जो एक पेशेवर के रूप में रोजी रोटी कमाने या पेशेवर बनने का इरादा छोड़कर एक आम इंसान बनने के बीच की स्थिति में आती है। लेकिन इसे पेशेवर बनने के लिए गैरेथ ब्राइट का अटूट उत्साह कम नहीं होता। उसका बचपन का सपना एक पेशेवर टीम बनाना, डंजन्स की खोज करना, मॉन्स्टर्स को मारना और ऊंचा उत्साह और सच्चाई उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस वजह से वो सी रैंक पेशेवर होने के बावजूद इस पेशेवर टीम का कैप्टन बन पाया। इस 5 लोगों की टीम में सभी कैप्टन गैरेथ ब्राइट के कारण एक साथ आए थे, और जैसे जैसे उनका तालमेल बढ़ा, वो धीरे धीरे एक ऐसी टीम बन गई जो डंजन से लूट प्राप्त करके अपनी रोजी रोटी कमा सकती थी। कैप्टन के रूप में गैरेथ ब्राइट बहुत खुश और लगातार प्रेरित है। मकबरे के रास्ते में चलते हुए वो अपने पीछे आर्चर फ्लिन से मजाक करता है। आर्चर फ्लिन, आज का लक्ष्य पूरा करने के बाद चलो टैवर्न चलते हैं ड्रिंक के लिए। क्या तुम पहले से ही 18 साल के नहीं हो? ड्रिंक करना सीखने का समय आ गया है। सुना है आज रात तुम्हें ज्वेलरी शॉप वाली लड़की पसंद है। ड्रेक को तुम्हें कुछ सलाह देने दो।
सबसे छोटा और स्वाभाविक रूप से शर्मीला आर्चर फ्लिन तुरंत शर्मिंदा हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, टीम की हीलर लायरा स्नोफॉल शिकायत करती है, कैप्टन, आर्चर फ्लिन को गलत रास्ते पर मत ले जाइए। पीछे चल रहा बर्जरकर ड्रेकस्टोन भी जोर से हंसता है। सही कहा आर्चर फ्लिन, मैं तुम्हें कुछ तरीके सिखाता हूं। मेघ ब्लेज यांग बेरहमी से उसकी बात काटता है। ड्रेक की सुनो, वो खुद कितनी बार धोखा खा चुका है। किसने कहा मुझे धोखा मिला है? पूरा अंधेरा पतला मकबरे का रास्ता तुरंत मजाकिया हंसी से भर जाता है। भले ही आर्चर फ्लिन का चेहरा लाल है, उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान है। उसे ये माहौल सच में पसंद है। आर्चर फ्लिन अपना सर घुमाता है, ड्रेक को देखकर मुस्कुराता है। टीम के आखिर में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तभी अचानक आर्चर क्लास द्वारा दी गई तेज समझ उसे ड्रेक के पीछे एक साया जैसा कुछ दिखाती है। ड्रेक, अपने पीछे देखो! आर्चर फ्लिन जल्दी में चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपनी आंखों से देखता है ड्रेक को, जो अभी भी उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी छाती एक काली डैगर से छिद जाती है। एक बड़ा डैमेज नंबर ड्रेक के शरीर से निकलता है। उसका हेल्थ बार लगभग तुरंत एक मामूली से हिस्से में कम हो जाता है। इस समय कैप्टन गैरेथ ब्राइट और आगे चल रहे दूसरे लोग आर्चर फ्लिन की डर भरी चीख सुनते हैं, मुड़कर देखते हैं और ठीक समय पर इस दर्दनाक दृश्य को देखते हैं। हीलर लायरा स्नोफॉल, जो ड्रेक के ठीक बगल में है, डर के मारे घबरा जाती है। जल्दी से अपना स्टाफ उठाकर ड्रेक पर एक हीलिंग स्पेल कास्ट करती है। ड्रेक की हेल्थ मुश्किल से थोड़ी सी बढ़ती है। तभी अचानक उसके शरीर पर 2 और काली तलवारें चमकती हैं। 2 लगातार डैमेज नंबर्स आते हैं और उसकी आखिरी बची हुई हेल्थ तुरंत पूरी तरह खत्म हो जाती है। ड्रेक मर चुका है। उसे मुड़कर यह देखने का भी समय नहीं मिला कि उसकी छाती में घुसी काली डैगर का मालिक कौन था। कटे गए दौर वाली कठपुतली की तरह जमीन पर गिर पड़ता है। कौन? आर्चर फ्लिन इस दृश्य को अपनी आंखों से देखते हुए हैरान और डरा हुआ है। कांपते हाथों से वो एक तीर निकालता है। ड्रेक के पीछे के काले साए की तरफ निशाना लगाता है, लेकिन खाली हवा में तीर चला देता है। वो काला साया जिसने ड्रेक को मारा था, वहां अंधेरे मकबरे के रास्ते में फिर से गायब हो जाता है। कैप्टन के रूप में गैरेथ ब्राइट अपनी आंखों के सामने अपने टीम मेंबर को अचानक बेरहमी से मरते हुए देखते हैं और ढाल उठाकर और गिरे हुए ड्रेक की रक्षा करने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हुए जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन ड्रेक की सांस पहले ही रुक चुकी है। आर्चर फ्लिन, इल्यूमिनेशन एरो! गैरेथ गुस्से में चिल्लाते हैं। आर्चर फ्लिन हल्की पीली रोशनी के साथ एक तीर चलाता है, जो तुरंत पूरे मकबरे के रास्ते को दिन की रोशनी की तरह रोशन कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। तभी एक काला साया मकबरे के रास्ते की छत से किसी भूत की तरह नीचे गिरता है। इस बार टीम की अकेली हीलिंग क्लास को निशाना बनाता है। हीलर एलारा स्नोफॉल। एलारा, बच के! ये देखकर ब्लेज यांग अचानक एलारा को खींचता है, फिर अपने हाथ से एक आग का गोला फेंकता है। धमाकेदार आग का गोला काले साए पर फट जाता है, लेकिन एक ऐसे नंबर के साथ फटता है जो उसे थोड़ा निराश कर देता है। -315। एक हमला झेलने के बाद काला साया शायद अपनी नाकाम योजना से गुस्सा हो जाता है और मुड़ता है। हाथ में डागर ब्लेज यांग्स की छाती में घुस जाती है। अपनी छाती में तीखा दर्द महसूस करते हुए ब्लेज यांग उस काले साए के नीचे एक सफेद साफ चेहरा दिखता है जो उस पर मुस्कुराता है। तुम्हें मारना भी काम आएगा। फिर उसके शरीर से मैसिव डैमेज निकलता है, -1332। एक कमजोर मेघ क्लास होने के नाते वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं झेल सकता, और वो काला साया एक बार हमला करता है और फिर से सबकी नजरों से गायब हो जाता है। ब्लेज यांग भी मर चुका है। मरने से पहले वो एक वाक्य कहता है, कैप्टन, ये एक मानव पेशेवर है। गैरेथ ब्राइट की आंखें गुस्से से लगभग फट जाती हैं, उनका दिमाग सुन्न हो जाता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ड्रेक मर चुका है और ब्लेज यांग भी मर चुका है। गुस्से से उसका दिमाग भर जाता है। फिर भी उसके दिल में डर और घबराहट का एक निशान आ जाता है। उसकी लंबी तलवार हवा में जोर से घूमती है, लेकिन खाली हवा से टकराती है। कौन हो तुम? लेकिन इस पल छुपा हुआ काला साया शायद खेलने से थक गया है और धीरे धीरे उनके सामने प्रकट होता है। ये एक युवा आदमी है जिसकी तिकोनी आंखें और सफेद चेहरा है। उसकी शक्ल से लगता है कि उसकी उम्र आर्चर फ्लिन से ज्यादा नहीं है। उसके हाथ में काली डैगर उसकी क्लास असासिन की पुष्टि करती है। वो युवा आदमी हैरान और डरे हुए गैरेथ ब्राइट को किसी शिकार के साथ खेलने जैसे देखता है, फिर बुरी तरह मुस्कुराता है। क्यों?
बेशक, इसलिए क्योंकि तुम सब सिर्फ बेकार सी रैंक ट्रैश क्लासेस हो, जबकि मैं ए रैंक हूं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो मैं मार दूंगा। गैरेथ ब्राइट का चेहरा गुस्से से भयानक हो जाता है, लेकिन उसके दिल में डर उभरने लगता है। एक ए रैंक असासिन पेशेवर की ताकत इतनी भयानक है। अब उनमें से सिर्फ 3 बचे हैं। वो मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। एलआरए आर्चर फ्लिन, भागो! गैरेथ ब्राइट अचानक चिल्लाते हैं, ढाल को जोर से उस व्यक्ति की तरफ उठाकर एक गुस्से वाले सांड की तरह आगे बढ़ते हैं। सभी हमले के तरीकों को छोड़कर सिर्फ थोड़ा और समय लेने के लिए सबसे बुनियादी तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैप्टन लायरा स्नोफॉल चिल्लाती है, लेकिन आर्चर फ्लिन अचानक जागता है, याद करता है कि कैप्टन गैरेथ ब्राइट ने उन्हें क्या बताया था और लायरा स्नोफॉल को जोर से खींचकर मकबरे के रास्ते में गहराई में भागता है। आगे अभी भी कोई है जो शायद उन्हें बचा सके। मकबरे के रास्ते की गहराई में एक विशाल कनखजूरा पहरेदार धीरे से गिरता है और जैंडर कुशलता से अपने भाले को उसके शरीर से निकालता है। भूत जैसा एसेंस तुरंत पहरेदार के शव से निकलता है, जो पिछले पहरेदारों से कहीं ज्यादा गहरा है। लगता है ये आदमी एक एलीट लीडर है। कनखजूरे पहरेदार के एसेंस का बलिदान दो। जैंडर बाखूबी अपने भाले की नोक को उस एसेंस की तरफ ले जाता है और आखिरकार एक मधुर आवाज उसके कानों में गूंजती है। कनखजूरे सेंचुरियन का एसेंस सफलतापूर्वक बलिदान हो गया। टैलेंट रेट प्राप्त हुआ। स्पेक्ट्रल ग्रज स्ट्राइक आखिरकार मिल ही गया। जैंडर को इस नए गुण को ध्यान से देखने का समय नहीं मिलता, जबकि पीछे मकबरे के रास्ते से घबराहट और अफरा तफरी भरी कदमों की आवाज आती है। जैंडर सतर्क होकर मुड़ता है और देखता है कि आने वाली लड़की असल में उस पेशेवर टीम की हीलर है जिससे वो पहले मिला था, लीरा स्नोफॉल। लड़की के कदम लड़खड़ा रहे हैं और वो घबराई हुई है। उसके सफेद कपड़े का चोगा धूल से सना है। उसके नाजुक चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। जैंडर को देखकर लीरा स्नोफॉल उसके पैरों पर गिर पड़ती है। कृपया उन्हें बचाइए। जैंडर इस हीलर को उठाता है जिसने कभी उसे लाइट ब्लेसिंग दिया था। पूछता है, क्या हुआ? एलआरए स्नोफॉल के शब्द अस्पष्ट हैं। कैप्टन ने उसे रोक कर रखा। आर्चर फ्लिन और मुझे जल्दी भागने के लिए कहा। आर्चर फ्लिन को भी पकड़ लिया गया। कृपया उन्हें बचाइए। एलआरए स्नोफॉल, जिसे जैंडर ने अभी उठाया था, फिर से घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके अफरा तफरी भरे शब्दों से भीख मांगती है। जैंडर तेजी से स्थिति की सच्चाई को जोड़ता है। इस पेशेवर टीम की शैली के अनुसार वो कभी भी ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना करने का जोखिम नहीं उठाएंगे जो पूरी तरह से मिटने का कारण बन सकते हैं। इसलिए अकेली संभावना यह है कि एक मानव पेशेवर उनका शिकार कर रहा है और इतने कम समय में उसके 2 साथियों को मार चुका है। वो कम से कम एक ए रैंक पेशेवर होना चाहिए। जैंडर एक बार फिर घुटनों पर बैठी लीरा स्नोफॉल को उठाता है। सिर्फ एक वाक्य कहता है, मुझे वहां ले चलो। जैंडर सीधा अल्ट्रासोनिक एनिमी लॉक एक्टिव करता है। यकीनन मकबरे के रास्ते में 2 लाल बिंदु एक साथ आते हैं। ऐसा लगता है कि वो युद्ध में लगे हैं। अगर एक आर्चर फ्लिन है, जिसे लीरा स्नोफॉल ने पकड़ा हुआ बताया था, तो दूसरा वो शिकारी होना चाहिए। ऐसी ऊंची एजिलिटी भी जैंडर ने अवेकनिंग सेरेमनी के बाद पहली बार देखी है। वो एक असासिन है ना? जैंडर दौड़ते हुए पूछता है। लारा स्नोफॉल के चेहरे पर अभी भी दुख और निराशा का वो रूप है, लेकिन वो अपनी आंखें फैलाकर अभी हुए दृश्य को याद करने की कोशिश करती है। कहती है कि ड्रेक को मारने के बाद वो एक ही पल में गायब हो गया। सच में एक असैसिन क्लास। जैंडर तुरंत स्थिति को समझ जाता है और अपने पैरों के नीचे फैंटम स्टेप एक्टिव करता है। उसकी चलने की गति तेज हो जाती है। उसी समय वो लारा स्नोफॉल को पीछे अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। एक हीलर जिसकी कोई आत्मरक्षक क्षमता नहीं है।